चलिए बात करते हैं इंड AS 8 के ऊपर, विच इज अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स के ऊपर है। सिंपल स्टैंडर्ड है, इजी स्टैंडर्ड है, ज्यादा कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड में कुछ गिनी चुनी चीजें हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे, इसके बाद हम अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में जानेंगे कि क्या होती हैं, कैसे सिलेक्ट करी जाती है, उसमें चेंजेस होगी तो क्या अकाउंटिंग होगी, क्या डिस्क्लोजर होंगे, एस्टिमेट्स क्या होते हैं, उनके चेंजेस होते हैं उसमें तो क्या अकाउंटिंग डिस्क्लोजर होंगे, और हम प्रायर पीरियड एरर्स के बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेता हूं। देखो, ये स्टैंडर्ड बताता है क्या कि आप किस तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करेंगे, प्लस आप क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे अगर कभी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज है, कभी भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज है, और कभी भी एरर्स में करेक्शन है, मतलब एरर्स है उनको ठीक करना है, तो किस तरीके से आप अकाउंटिंग करेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और जो याद रखने वाली है वो ये है कि अगर कभी ऐसा है कि कोई कंपनी अपना फर्स्ट टाइम इंड AS के फाइनेंशियल बना रही है, मतलब मान लो वो पहले क्या थी, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल बना रही थी, अब वो इंड AS के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल बना रही है और उसका फर्स्ट फाइनेंशियल है। अब लॉजिकल बात है कि जैसे ही आप AS में थे तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थी, जैसे ही आप इंड AS में आओगे आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज इंड AS के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो विल दैट बिकम अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? तो स्टैंडर्ड कहता है नहीं। स्टैंडर्ड कहता है अगर कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने इंड AS के फाइनेंशियल बना रही है तो उसके ऊपर इंड AS 101 लगेगा, उसके ऊपर इंड AS 8 एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी गाइडेंस डू नॉट अप्लाई इन एन एंटिटीज फर्स्ट इंड AS फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके ऊपर क्या लगता है, इंड AS 101 लगता है। ठीक है, चलो अब डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग अपना अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर। चलिए अब बात कर रहे हैं हम अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर। इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। वैसे तो टोटल 4 चीजें हमें देखनी है, मीनिंग, सिलेक्शन, चेंजेस और उसका अकाउंटिंग, एंड फोर्थ इज डिस्क्लोजर। ये तो हम लोग देखेंगे अगली वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो बात कर रहा हूं मीनिंग एंड सिलेक्शन की, ध्यान से देखिएगा। देखो, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? अकाउंटिंग पॉलिसी वो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो रूल्स होते हैं, वो प्रैक्टिसेस होती है जिनके बेसिस पे आप क्या करते हो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री दिखा रहे हो। अब इन्वेंट्री किस वैल्यू पे आएगी, किस तरीके से मेजर की जाएगी, वो क्या होता है, वो हो गई अकाउंटिंग पॉलिसी। सेम वे में फिक्स एसेट दिखाते हो, PPE दिखाते हो, PPE की वैल्यू कैसे आएगी, उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, वो चीज़ क्या हो गई, वो अकाउंटिंग पॉलिसी। कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा, वो हो गई जी अकाउंटिंग पॉलिसी। तो इस तरीके से जब आप अपना क्या बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, कैश फ्लो बना रहे हो, नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हो, एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सारी चीजें आपकी FS में आती है। जब आप इन चीजों को बनाने के लिए जो प्रिंसिपल्स, जो रूल्स और जो प्रैक्टिसेस आप लगाओगे, जिस तरीके से, जिसके बेसिस पे आप ये बनाओगे, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी। पहली बात क्या, सवाल ये आता है कि हमें अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है, तो मैं किस तरीके से वैल्यूएशन करूं, कौन सी मेथोडोलॉजी लूं? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करनी होगी। तो स्टैंडर्ड कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने का सिंपल तरीका, अगर उसके ऊपर कोई इंड AS एप्लीकेबल है और इंड AS पॉलिसी प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आपको उस इंड AS के अकॉर्डिंग पॉलिसी सिलेक्ट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपके पास 2 मॉडल हो सकते हैं, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, की मैं उसे किस पे कैरी करूं। तो वहां पर इंड AS 40 स्पेसिफिकली बोलता है कि आपको उसे कॉस्ट मॉडल पे रखना है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए आपको किससे बता दिया, इंड AS 40 ने बता दिया। तो जो इंड AS 40 बता रहा है आपको उसको एज एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा, आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं वो भी थोड़ी देर में बात करूंगा, बट अभी के लिए सिंपल सी पहली चीज, अगर कोई इंड AS बता रहा है, पॉलिसी प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो यूज करो। बट अगर बाय चांस ऐसा हो कि कोई इंड AS पॉलिसी नहीं बता रहा, इंड AS उसको गवर्न नहीं कर रहा, बहुत रेयर चांस है ऐसा कभी होगा, बट अगर हो रहा है फिर भी आप बोलते हो कि इंड AS ने कोई पॉलिसी नहीं बताई, तो मैनेजमेंट अपनी जजमेंट लगाएगी। मैनेजमेंट जजमेंट लगाएगी पॉलिसी सिलेक्ट करने में, और इस तरीके से पॉलिसी सिलेक्ट करेगी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करे और रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करे। रिलायबल मीन फेथफुल, न्यूट्रल, कंप्लीट, ट्रू, ऑनेस्ट, कुछ भी बोल लीजिए। तो सिंपल शब्दों में हम ये बोल रहे हैं कि भैया आपको वो पॉलिसी लगानी है जो या तो इंड AS बताए, और अगर इंड AS कुछ नहीं बता रहा तो मैनेजमेंट को अपनी जजमेंट लगानी है। जजमेंट लगा के मैनेजमेंट उस तरीके की पॉलिसी सिलेक्ट करेगी जो सही है,
जो रैशनल है, जो रीजनेबल है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर बनाए, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे यूजर्स के लिए, जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे यूजर्स के लिए। ऐसी कोई भी पॉलिसी जो इन चीज़ों को कर रही होगी, मैनेजमेंट उस पॉलिसी को सिलेक्ट करेगी। इतनी बात क्लियर। ऑल दो स्टैंडर्ड बोलता है कि ठीक है, कभी अगर आपको पॉलिसी सिलेक्ट करनी है तो फर्स्ट प्रेफरेंस अनडाउटली इंड एस है, बट अगर इंड एस में नहीं है तो मैनेजमेंट क्या क्या करेगी, मैनेजमेंट इंड एस का फ्रेमवर्क देखेगी। इंड एस का फ्रेमवर्क बताता है कि किस बेसिस पे इंड एस बने हैं। अगर इंड एस फ्रेमवर्क में भी उससे रिलेटेड, उस एस्पेक्ट से रिलेटेड कोई गाइडेंस नहीं है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो गाइडेंसेस दी हैं, अब चाहे आप IFRS ले लो, US GAAP ले लो, आप वहां देखोगे क्या वहां पे कोई गाइडेंस अवेलेबल है। अगर वहां पे भी कुछ नहीं मिल रहा, मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से कुछ नहीं मिल रहा, तो अदर बोर्ड्स में देख लो, किसी और कंट्री के स्टैंडर्ड्स में कुछ लिखा हो, वो भी नहीं है तो बिजनेस प्रैक्टिसेस देख लो, कस्टमरी प्रैक्टिसेस देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप पॉलिसी सिलेक्ट कर लो। तो अगर मैं पॉलिसी के सिलेक्शन को कंक्लूड करूं तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा कि आपको इंड एस में जो पॉलिसी है वो सिलेक्ट करनी है। वो नहीं है तो मैनेजमेंट सिलेक्ट करेगी एक ऐसी पॉलिसी जो रेलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। इतनी बात क्लियर। हाउएवर, इस चीज को पूरा करने के लिए कि मैनेजमेंट जो अपनी जजमेंट लगा रही है, इसको कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को पहले इंड एस देखना चाहिए, फिर इंड एस का फ्रेमवर्क देखना चाहिए कि वहां कुछ मिल जाए। वहां नहीं मिलता तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड पे देख ले, या किसी और बोर्ड पे देख ले, किसी और कंट्री के, और वो भी नहीं है तो बिजनेस प्रैक्टिसेस देख ले, कस्टमरी प्रैक्टिसेस देख ले, उसके बेसिस पे अपनी पॉलिसी सिलेक्ट कर ले। इतनी बात क्लियर। एक बार आपने पॉलिसी सिलेक्ट कर ली तो आपको उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होता है ओवर द ईयर। ये चीज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी पहले पढ़ के आए हैं कि एक बार आप पॉलिसी सिलेक्ट करते हो तो आप उसको कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर अप्लाई करते हो, आप बहुत फ्रीक्वेंटली उसे चेंज नहीं करते। ऑब्वियसली बात है ना कि अगर आप फ्रीक्वेंटली चेंज करोगे तो फाइनेंशियल्स कंपेरेबल नहीं रहेंगे। मान लो पिछले साल मैंने इन्वेंट्री वैल्यू करी थी फीफो पे, इस साल मैं कर रहा हूँ वेटेड एवरेज पे, दोनों साल कंपेरेबल ही नहीं रहेंगे। तो इसीलिए स्टैंडर्ड कहता है कि आपको उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। कोशिश करना है कि मिनिमम टाइम चेंज करना पड़े, बट अगर चेंज करना है तो कब चेंज करना है, उसके लिए क्या करना है, वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। इतनी बात क्या। तो कंक्लूड ये हुआ कि आपको पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। ईयर ऑन ईयर आप हर साल सेम पॉलिसी, सिमिलर पॉलिसी ही अप्लाई करेंगे। अब इस पे ना दो छोटी छोटी चीजें और आ जाती है जी। अगर इंड एस ने कभी पॉलिसी प्रिस्क्राइब करी है तो क्या मेरे लिए वो मैंडेटरी है हर वक्त फॉलो करना, या मैं उसको छोड़ भी सकता हूं। अब यहाँ पे ना स्टैंडर्ड क्या कहता है, जैसे इंड एस 116 है, 116 बताता है कि आपको लीजेस की ROU एसेट और लीज लायबिलिटी की अकाउंटिंग करनी है। करेक्ट, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस पे नहीं जा रहा, बट मेजरली लेसी के पर्सपेक्टिव से यही होना है। अब किसी पर्सन ने कोई एक प्रिंटर लिया है लीज पर, मान लो 5,000 रुपये महीने का उसका किराया जाता है। अब वो पर्सन कह रहा है यार 5,000 रुपये की चीज है, 60,000 रुपये पूरे साल का खर्चा है, 50 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, 60,000 की चीज मेरे लिए इमटेरियल है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है, मैं इस पे इंड एस 116 नहीं लगा रहा। कौन बनाएगा ROU एसेट, कौन बनाएगा लीज लायबिलिटी, हर साल इंटरेस्ट निकालता रहेगा, फिर उसकी लीज लायबिलिटी की पेमेंट करता रहेगा, सारे इतने पंझड़े कौन पालेगा। तो उससे कहा मैं नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि इमटेरियल आइटम है। स्टैंडर्ड कहता है ओके। स्टैंडर्ड कहता है ठीक है, इंड एस में पॉलिसी प्रिस्क्राइब्ड है, मान ली बात, बट अगर उसका इम्पैक्ट इमटेरियल है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो, आप जैसे कर रहे थे आप काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो इंड एस में पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट इमटेरियल है तो आपको जरूरी नहीं है आप उसे अप्लाई करें, आप उसे छोड़ भी सकते हैं। बट एक चीज याद रखना, इमटेरियल है इसीलिए छोड़ा, समझ आता है, बट जानबूझ के छोड़ा ताकि अपने फाइनेंशियल को विंडो ड्रेस कर सको, अपने फाइनेंशियल के साथ छेड़खानी कर सको, अपने फाइनेंशियल को जैसा आप दिखाना चाहते हो वैसा दिखा सको, तो फिर तो गड़बड़ है। स्टैंडर्ड कहता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टैंडर्ड ने क्या कहा, स्टैंडर्ड ने कहा आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भैया इम्प्लीमेंटेशन करने से कोई मटेरियल इफेक्ट नहीं है, इसलिए आपने छोड़ दिया, समझ आता है। बट अगर आप जानबूझ के गलती कर रहे हो, आप इंड एस इसलिए नहीं लगा रहे ताकि आप फाइनेंशियल को अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर सको, लोगों को चीट कर सको, फ्रॉड कर सको, तो मैं इस चीज को अलाउ नहीं करूंगा। तो अगर कभी भी आपको बोला जाए कि इंड एस में जो पॉलिसी प्रिस्क्राइब्ड है वो मैंडेटरी है, तो आप बोलोगे जी वैसे तो मैंडेटरी है, बट अगर उसका इमटेरियल इम्पैक्ट है तो मैं उसे छोड़ सकता हूं। बट छोड़ने की इंटेंशन हमेशा इमटेरियल वाली होनी चाहिए, झूठ फरेब वाली नहीं होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट चीज, क्या सिमिलर आइटम पे मुझे सिमिलर पॉलिसी लगानी है। जैसे अब मैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करता हूं, मान लो मैं क्या करता हूं, मेरी कंपनी है कोका कोला, मान लो
अब कोका कोला थम्स अप भी बनाती है, कोक भी बनाती है, माजा भी बनाती है। मैंने कहा मेरी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की पॉलिसी है फीफो मेथड। आई एम प्रिज्यूमिंग कॉस्ट टू एनआरवी विच एवर इज लोअर, कुछ भी बोल लो, मैं बोल रहा हूँ मैं फीफो मेथड पे वैल्यू करता हूँ इन्वेंट्री को। तो क्या मैं थम्स अप को, कोक को, माजा को, तीनों को फीफो पे करूंगा, या कोक और माजा को वेटेड एवरेज पे कर लूँ, थम्स अप को फीफो पे कर लूँ, क्या करूँ? अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है देखो भाई, अगर सिमिलर नेचर की आइटम है तो सेम चीज लगेगी, सेम ही पॉलिसी लगेगी, आप अलग अलग पॉलिसी नहीं लगा सकते। तो जब आप बात करोगे कोका कोला के पॉइंट ऑफ व्यू से, थम्स अप की, कोक की और माजा की, अगर कोका कोला की पॉलिसी है फीफो मेथड पे इन्वेंट्री को वैल्यू करना, तो थम्स अप, कोक और माजा तीनों को उसे क्या करना पड़ेगा? फीफो बेसिस पे वैल्यू करना पड़ेगा। यही कह रहा है, अगर सिमिलर आइटम है तो उस पर सिमिलर पॉलिसी ही लगानी पड़ेगी। बट यहाँ पे स्टैंडर्ड ने एक चीज और बोल दी। स्टैंडर्ड ने कहा अगर मैं खुद अलाउ कर रहा हूं आपको कि आप अलग अलग पॉलिसी लगाओ, मतलब मैं आपको कैटेगराइजेशन करना अलाउ कर रहा हूं, तो आप कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्वेंट्री है, अब इन्वेंट्री में आप बोल रहे हो RM हो सकता है, WIP हो सकता है, FG हो सकता है, आप तीनों पे अलग अलग पॉलिसी लगा सकते हो क्योंकि स्टैंडर्ड परमिट करता है कि आप तीनों पे अलग अलग चीज लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे FA है, PPE है, ठीक है, PPE आपका कॉस्ट मॉडल पे होता है, इंड AS 16 बोलता है, इंड AS 16 बोलता है आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे चाहो तो भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंड AS 16 एक चीज और बोलता है, आप क्लास ऑफ एसेट पे लगाओगे पॉलिसी। तो इंड AS 16 कहता है कि आप फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए अलग पॉलिसी ले सकते हो, फर्नीचर के लिए अलग पॉलिसी ले सकते हो। अलाउ करता है इंड AS 16? बिल्कुल अलाउ करता है। इंड AS 16 बोलता है आप कॉस्ट मॉडल लगाओगे, रिवैल्यूएशन मॉडल लगाओगे, आप हर एसेट क्लास के ऊपर लगा सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है, कहता है ना। तो जब वो अलाउ कर रहा है कैटेगरी लेवल पे तो मुझे क्या दिक्कत है? ऑल दो ये सारी आइटम्स PPE की है, चाहे फर्नीचर हो गया, चाहे फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, चाहे लैंड हो गई, ये सारी की सारी आइटम PPE की है, दे आर सिमिलर आइटम, आइडियली इन पे सिमिलर पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए। बट अगर स्टैंडर्ड ने परमिट कर दिया, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड परमिट करता है, तो मैं हर कैटेगरी के लिए अलग अलग पॉलिसी ले सकता हूँ। इफ इंड AS अलाउ पॉलिसी कैन बी सिलेक्टेड एट कैटेगरी लेवल विद इन फाइनेंशियल आइटम्स। इतनी बात क्या? तो चलो फटाफट इस चार्ट को कंक्लूड करते हैं, फिर एक बार क्विकली जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे रीड कर लेंगे। हमने कहा क्या, क्विकली बताना, अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रिंसिपल्स, रूल्स, प्रैक्टिसेस जिनके बेसिस पे FS बनता है। सिलेक्शन का तरीका, पहला तरीका है इंड AS ने दिया है, इंड AS की पॉलिसी लगाओ, नहीं है तो मैनेजमेंट सिलेक्ट करेगी पॉलिसी। किस बेसिस पे? रेलेवेंट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट होनी चाहिए। एक बार आपने सिलेक्ट कर ली, कंसिस्टेंटली अप्लाई करना, सिमिलर आइटम पे सिमिलर पॉलिसी लगाना। बट अगर इंड AS ने अलाउ किया है कि आप कैटेगरी लेवल पे जा सकते हो विद इन आइटम, तो चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंड AS के अंदर कोई पॉलिसी दी है, क्या वो मैंडेटरी होगी? वैसे तो मैंडेटरी है, बट अगर उसका इम्पैक्ट इमटेरियल है तो आप उसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखना, द पर्पज इज नॉट टू गिव अ प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स, मतलब कोई फ्रॉड नहीं करना, चोरी नहीं करनी, जानबूझ के नहीं छोड़ना, करेक्ट। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते हो किस तरीके से काम करना, पहला इंड AS, दूसरा इंड AS का फ्रेमवर्क, तीसरा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अगर कोई पॉलिसी दी है तो वो लगाओ सिमिलर आइटम के ऊपर, वो नहीं है तो आप अदर बोर्ड देख लीजिए, और अगर वो भी नहीं है तो आप बिजनेस प्रैक्टिसेस में जो पॉलिसी यूज होती है आप वो लगा सकते हो। ठीक है जी, तो ब्रॉडली अपन लोगों ने मीनिंग समझ लिया, सिलेक्शन का प्रोसेस समझ लिया। एक बार क्विकली रीड कर लें सो डेट आपका रीडिंग का काम भी पूरा हो जाए। क्विकली रीड करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस अप्लाइड बाय एन एंटिटी इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस तरीके से आप सिलेक्ट करते हो? प्रिस्क्राइब्ड अंडर इंड AS, आप उस इंड AS के अकॉर्डिंग करोगे। नॉट प्रिस्क्राइब्ड, मैनेजमेंट उसको सिलेक्ट करेगी। किस तरीके से? रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे सके, डेट मेक इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर, या रिलायबल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आती है, SOPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स आते हैं। रिलायबल इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया फेथफुल, न्यूट्रल, अनबायस्ड, प्रूडेंट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको किस तरीके से पॉलिसी सिलेक्ट करनी है, अगर इंड AS में नहीं है चेक कर लो, किसी और इंड AS के अंदर लिखा हुआ है सिमिलर इशू तो वहां देख लेना, नहीं तो ओके हम यहाँ पे शायद ऊपर नीचे करके थोड़ा, दिस इज बेसिकली अगर इंड AS में पॉलिसी नहीं है और मैनेजमेंट सिलेक्ट कर रही है तो दिस इज आप किसी दूसरे इंड AS में चेक कर लो कि क्या सिमिलर गाइडेंस है या नहीं है। ठीक है, मतलब इंड AS में कहीं पे कोई गाइडेंस है या नहीं है, तो आप अदर इंड AS में देख लीजिए। इसके अलावा इंड AS के बेसिक फ्रेमवर्क में देख लीजिए। थर्ड चीज, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कोई प्रोनाउंसमेंट या कोई स्टैंडर्ड इशू किया है वहां देख लो। किसी और स्टैंडर्ड
सेटिंग बोर्ड ने, किसी और कंट्री के बोर्ड ने अगर कुछ अनाउंस किया तो वो देख लो। अदरवाइज जो भी अकाउंटिंग लिटरेचर बुक्स वगैरह अवेलेबल है, जनरल इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस हैं, वो देख लीजिए। सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए सिमिलर आइटम्स पे। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके पास जितनी भी है सारी कॉस्ट मॉडल पे आएगी, बट अगर इंडियाज बाइफर्केशन परमिट करता है तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी हर कैटेगरी पे लगा सकते हैं। इनडायरेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी विल बी अप्लाई टू ईच कैटेगरी। ये पीपी का एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा क्या इंडेस लगाना, अगर इंडेस में कोई पॉलिसी गिवन है तो क्या कंपलसरी है? तो हम बोलेंगे नहीं, अगर आपका इम्पैक्ट जो है इमटेरियल है, इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग दैम इज इमटेरियल, तो आप उसे छोड़ सकते हैं, नीड नॉट अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट ध्यान से देख लेना। दिस डज नॉट मीन टू मेक और लीव अनकरेक्टेड इमटेरियल डिपार्चर फ्रॉम इंडेस टू अचीव अ पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। जस्ट टू अचीव अ पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस, एक पर्टिकुलर तरीके से आप दिखाना चाहते हो, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स दिखाना चाहते हो, इसीलिए आपने वो चीज़ छोड़ी है, तो गलत है, मतलब आप लोगों को धोखा देना चाहते हो, वो चीज़ अलाउड नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो गया जी अकाउंटिंग पॉलिसी का एक बेसिक गाइडेंस आपको, ऑल्दो इससे कुछ एग्जाम में आएगा नहीं, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए था। चलिए अब बात करता हूं इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी की। क्या होता है, किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। करने की अप्रोच अपनी बहुत सिंपल सी रहेगी। पहले हम थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करेंगे, पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में जाके अपने टेक्स्ट को दोबारा से रीड करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। पहली चीज ये समझो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता क्या है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास इन्वेंट्री है, आप इन्वेंट्री वैल्यू करते हो फीफो पे। पिछले साल तक आपने इन्वेंट्री वैल्यू करी फीफो पे, इस साल आके करंट ईयर में आपने बोला कि यार मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, फीफो से मेरा दिल खुश नहीं है, मैं इसे वेटेड एवरेज में चेंज करना चाहता हूँ। तो आपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की पॉलिसी को चेंज कर दिया वेटेड एवरेज में। दिस इज कॉल्ड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जब भी आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को बदल रहे हो, जब भी आप रिस्पेक्टिव आइटम्स की मेजरमेंट के बेसिस को बदल रहे हो, उसे कहा जाता है जी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो आप सब्सिडीज में करते हो, एसोसिएट में करते हो, जॉइंट वेंचर में करते हो, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो स्टैंडर्ड्स है वो ये कहते हैं आप चाहो तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप उसे कॉस्ट पे वैल्यू कर सकते हो या फेयर वैल्यू पे वैल्यू कर सकते हो। आपके पास इच्छा है, आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहो कर लो। मान लीजिए आप कॉस्ट पे वैल्यू करते थे, अब आपने पॉलिसी चेंज कर दी फेयर वैल्यू की, आप बोल रहे हो कि नहीं मैं फेयर वैल्यू पे वैल्यू करूंगा, मींस यू आर चेंजिंग द पॉलिसी। सो व्हेनेवर यू आर चेंजिंग योर अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी एंड व्हेनेवर यू आर चेंजिंग योर अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसे कहा जाएगा जी एक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। पहली बात क्लियर। अब क्या मैं चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसे ही चेंज कर लूं? भाई जब दिल चाहा, जो दिल चाहा रख लूं, आज फीफो, कल वेटेड एवरेज, अगले साल फिर फीफो, उससे अगले साल फिर वेटेड एवरेज। अगर मैं यही करता रहूंगा तो मेरा फाइनेंशियल बिल्कुल भी कभी भी कंपेरेबल नहीं होगा, ना खुद से ना किसी और कंपनी से। तो स्टैंडर्ड कहता है भैया ये नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड कहता है मैं आपको अकाउंटिंग पॉलिसी वैसे चेंज नहीं करने दूंगा, बट सिर्फ दो स्थिति में मैं आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने दे सकता हूं। जनरली आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं करोगे, कंसिस्टेंटली अप्लाई करोगे, बट सिर्फ दो स्थिति में हम आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने देंगे। कौन कौन सी? अगर कोई नया स्टैंडर्ड आ जाए तो, जैसे इंडेस 115 नया स्टैंडर्ड था, उससे पहले इंडेस 18 लगता था। इंडेस 116 नया स्टैंडर्ड था, उससे पहले इंडेस 17 लगता था। तो जब भी कोई नया स्टैंडर्ड आता है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 116 की बात करूं तो होता क्या था, लेसी के पर्सपेक्टिव से पहले आप अकाउंटिंग करते थे ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज की। ऑपरेटिंग लीज जहां पे आप सारा खर्चा P&L में डाल देते थे। इंडेस 116 के बाद आने के बाद क्या हुआ, आपको उसी चीज को कहां लेके जाना पड़ा, बैलेंस शीट में एज ए ROU एसेट और लीज लायबिलिटी बनाना पड़ा। आपका काम करने का तरीका बदल गया। तो अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज होने का एक रीजन हो सकता है कि आपका नया स्टैंडर्ड आ गया है, नया इंडेस आ गया है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। दूसरा रीजन इज द वॉलंटरी चेंज, जो आप खुद चेंज करना चाहते हो। ये तो हो गया मैंडेटरी चेंज, ये है वॉलंटरी चेंज। वॉलंटरी चेंज स्टैंडर्ड कहता है मैं तभी अलाउ करूंगा अगर उसको चेंज करने से आपको लगता है इफ इट रिजल्ट इन प्रोवाइडिंग मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। आपको लगता है इन्वेंट्री पहले फीफो पे वैल्यू हो रही थी, बट आप कह रहे हो कि यार वेटेड एवरेज पे वैल्यू करने से ना वो ज्यादा बेटर प्रेजेंटेबल होगी, जो इन्फॉर्मेशन मैं यूजर्स को दे रहा हूँ वो ज्यादा रेलेवेंट होगी, ज्यादा रिलायबल होगी, ज्यादा भरोसेजनक होगी, तो आप चेंज कर सकते हो।
तो अनलाइक AS4 में मल्टीपल एक दो कंडीशन और थी, बट इंड AS के अंदर सिर्फ दो कंडीशन थी। क्या? या तो नया स्टैंडर्ड आ गया है, या मैनेजमेंट को लग रहा है कि भैया पॉलिसी चेंज करने से क्या होगा, बेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, रिलायबल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी जाएगी इन अ बेटर वे टू द यूजर्स, तभी आप चेंज कर सकते हो। तो दो तरीके के चेंज हो गए, वन इज मैंडेटरी, वन इज वॉलंटरी। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप बताइएगा क्या वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे कॉस्ट मॉडल फॉलो होता है एज पर इंड AS 40। मान लो पिछले साल तक मैंने क्या किया, मैंने रिवैल्यूएशन मॉडल लगा दिया। इस साल आया तो मुझे पता लगा अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो पिछले साल गड़बड़ थी, मैं अपनी पॉलिसी को चेंज कर देता हूँ। पिछले साल तक रिवैल्यूएशन मॉडल था, अब इस साल से मैं कॉस्ट मॉडल लगा देता हूँ। तो क्या वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में आएगा? स्टैंडर्ड कहता है नहीं। स्टैंडर्ड कहता है भैया आप पॉलिसी चेंज करते हो रिलायबल इंफॉर्मेशन देने के लिए, आप पॉलिसी इसलिए नहीं चेंज करते कि आपने पिछले साल गलती करी हुई है। आपने पिछले साल गलती करी है तो आप उसे एरर बोलोगे, उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलोगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी सिर्फ चेंज दो ही रीजन से होगी, या तो नया स्टैंडर्ड या आप खुद चेंज कर रहे हो क्योंकि उसकी वजह से बेटर, रिलायबल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो रही है। बट अगर आप पिछले साल की गलती की बात कर रहे हो तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की तरह नहीं, एरर्स की तरह उसकी अकाउंटिंग होगी। इतनी पिक्चर क्लियर? चलो अच्छी बात है। अब सवाल ये आ गया कि क्या जब भी नई पॉलिसी आएगी या चेंज होगा तो उसको हम न्यू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपके आगे ना एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ, आप खुद सोचिएगा क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास 3 बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3। तीनों बिल्डिंग है, तीनों इसके ऑफिस यूज में यूज होती है, इसीलिए ये इंड AS 16 के अंदर एज अ PPE अकाउंट फॉर हो रही थी। बात लॉजिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्या किया, इस साल एक नई बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग नंबर 4। ठीक है, आइडली बिल्डिंग है तो ये अगर ऑफिस यूज में जा रही है तो ये भी इंड AS 116 में जानी चाहिए। बट इसने क्या किया, इसको ये लेट आउट कर दिया, रेंटल पे दे दिया लोगों को। अब जैसे ही रेंटल पे दिया, ये प्रॉपर्टी मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगी, तो इसकी अकाउंटिंग इंड AS 40 में चली गई एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मान लो इन तीनों बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3 के लिए मैं रिवैल्यूएशन मॉडल ले रहा था, इसके लिए मैं क्या ले रहा हूं, इसके लिए मुझे लेना पड़ेगा कॉस्ट मॉडल। अब बिल्डिंग तो सेम आइटम है, सिमिलर आइटम है, सेम नेचर की है, बट बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3 के लिए तो मैं रिवैल्यूएशन मॉडल ले रहा हूँ, बिल्डिंग 4 के लिए जो मैं ले रहा हूँ वो कॉस्ट मॉडल है। क्या मैं इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलूंगा? सोचो, मैं बोलूंगा भैया ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ही नई तरीके की ट्रांजैक्शन है। दूसरा, आपका यूसेज चेंज हुआ है। स्टैंडर्ड कहता है कि कभी भी यूसेज चेंज होगा तो आप रिक्लासिफाई कर सकते हो, जैसे इंड AS 16 से इंड AS 40 में लेके जा सकते हो, उसको आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलोगे। एक चीज ये समझ आती है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हो क्या रहा था, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज से 5 साल पहले तक, 7 साल पहले तक ई कॉमर्स इतना सब्सटेंशियली ग्रो नहीं हुआ था। तो अगर मैं कोई ऐसी कंपनी की बात करूँ जैसे बाटा इंडिया है, बाटा इंडिया क्या कर रही थी, रिटेल स्टोर से अपना सामान ज़्यादा बेचती थी। जो उनकी दुकानें थी, जो उन्होंने स्टोर्स ओपन किए हुए थे, वहाँ से सामान बेच रही थी। बट ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 to 4 years दे हैव स्टार्टेड सेलिंग ऑन ई कॉमर्स ऑल्सो। मिंत्रा हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट पे उन्होंने बेचना शुरू किया है। और बेचने से क्या हुआ कि ई कॉमर्स इज नाउ अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ देयर बिजनेस ऑल्सो। ठीक है, अब बड़ा पार्ट हो गया। पहले जो ट्रांजेक्शन थी सारी रिटेल स्टोर से थी, अब रिटेल प्लस ई कॉमर्स। पहले क्या था, रिटेल, अब रिटेल प्लस ई कॉमर्स। रिटेल के लिए जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के प्रिंसिपल्स थे वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि रिटेल में क्या होता है, सामान कस्टमर साथ साथ लेके चले जाता है तो मैं साथ साथ रेवेन्यू बुक कर देता हूँ। बट ई कॉमर्स में क्या होता है, मुझे सामान कस्टमर के घर पे डिलीवर कराना होता है, तो जब तक वो डिलीवर नहीं होगा मैं रेवेन्यू बुक नहीं करूंगा, प्लस रिटर्न के चांसेस भी होते हैं। तो इसीलिए जो अकाउंटिंग पॉलिसी होगी विल बी डिफरेंट फ्रॉम फॉर ई कॉमर्स एंड रिटेल के लिए भी अलग, मतलब रिटेल और ई कॉमर्स के लिए दोनों के लिए थोड़ी सी पॉलिसीज में डिफरेंस होगा। अब सिंस रिटेल के लिए एक पर्टिकुलर एक्स पॉलिसी थी, अब रेवेन्यू में एक्स प्लस ई कॉमर्स के लिए मान लो वाई पॉलिसी लगा दी, तो क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा कि यार पहले तो आप एक्स पॉलिसी लगाते थे, अब एक्स प्लस वाई पॉलिसी लगा रहे हो, तो क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा? स्टैंडर्ड कहता है नहीं। स्टैंडर्ड कहता है जो चीज पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उसके लिए अगर आप पॉलिसी लगाओगे अब, तो वो चेंज थोड़ी ना हो गया, वो तो पहले थी ही नहीं। जो चीज पहले थी ही नहीं
वो चेंज थोड़ी ना हो सकता है। चेंज तो तभी होगा जब वो एग्जिस्टिंग में थी, आपने उसको बदल दिया। जैसे इन्वेंट्री थी, फीफो पे वैल्यू करते थे, अब आपने बदल के वेटेड एवरेज कर दिया। यहाँ पर ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पहले ई कॉमर्स था ही नहीं। जब ई कॉमर्स था ही नहीं तो उसके लिए कोई पॉलिसी ही नहीं थी, आपने तो अभी पॉलिसी लगाई है ना, तो बदला किसको? कोई बदलने के लिए कोई चीज थी ही नहीं, तो इसीलिए मैं इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलूंगा। तो स्टैंडर्ड ने कहा अगर आपने कोई नई ट्रांजैक्शन के लिए पॉलिसी ली है, मैं उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलूंगा। आपने डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन टू डब्ल्यूडीवी या डब्ल्यूटीवी टू स्ट्रेट लाइन किया है, अमोर्टाइजेशन का मेथड चेंज किया है, आइडली तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता, बट इंड एस 16 और इंड एस 38 कहते हैं कि भैया ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, ये चेंज इन एस्टिमेट है। तो आप बोलोगे चेंज इन डेप्रिसिएशन पॉलिसी या अमोर्टाइजेशन पॉलिसी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज चेंज इन पॉलिसी। क्यों? इंड एस 16 ने, इंड एस 38 ने बोला है कि ये चेंज इन एस्टिमेट है। इतनी बात क्लियर। इसके अलावा कभी आपने यूसेज में चेंज किया है, उसकी वजह से अकाउंटिंग चेंज हो रही है, तो भी आप चेंज इन पॉलिसी नहीं बोलोगे। जैसे पीपीई थी, आपने उसे लेट आउट करके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दिया, पहले इंड एस 16 लगता था, अब इंड एस 40 लग रहा है, यूसेज की वजह से परिवर्तन हुआ है। स्टैंडर्ड कहता है मैं इसको भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलूंगा। सेम वे में इंड एस 21 के अंदर फंक्शनल करेंसी है कि आपको फंक्शनल करेंसी डिसाइड करनी होती है, आपको फंक्शनल करेंसी डिसाइड करनी होती है बेस्ड ऑन योर सेल, बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस जिसमें आपका सेल प्राइस डिनोमिनेटेड है। मान लीजिए सिचुएशन बदल गई तो आपको फंक्शनल करेंसी चेंज करनी पड़ सकती है। तो सर्कमस्टांस में चेंज होने की वजह से, यूसेज में चेंज होने की वजह से आपने अपना क्या किया? फंक्शनल करेंसी को बदल दिया। आप इसको भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलोगे। तो हमने बेसिकली 3 चीजों की बात करी। अगर कभी भी कोई नई ट्रांजैक्शन आई है, या आप डेप्रिसिएशन का मेथड, अमोर्टाइजेशन का मेथड चेंज कर रहे हो, या आप यूसेज की वजह से आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है, या सर्कमस्टेंस की वजह से अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है, तो हम इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन में नहीं रखेंगे और इस पर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की गाइडेंस नहीं लगेगी। इतनी बात क्लियर? चिंता मत करो, अभी सिर्फ सुन लो, समझ लो, एक बार समझ आ जाएगा। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उसमें सारी चीजें अप्लाई करके दिखा दूंगा। उसके बाद एक बार ये जितनी भी चीज मैं बोल रहा हूँ सब लिखी हुई है, एक बार रीड भी करा दूंगा। तो बस अभी सुनने पे ध्यान लगाओ और कुछ मत करो, ठीक है? तो हमने ये तो समझ लिया चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होती। दीज आर नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी किस तरीके से हो सकती है, 2 रीजन क्या है, हमने वो बात कर ली। इतनी बात क्या? अब सवाल आता है इसकी अकाउंटिंग का, कि कभी भी मैं पॉलिसी चेंज कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 याद करो, वहां पे क्या करता था? रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट। तो कभी भी मैं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करता था तो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करनी पड़ती थी, करेक्ट? यही था। यहाँ पे भी मोटा मोटा सेम ही प्रिंसिपल है। स्टैंडर्ड कहता है अगर आपने कोई नए इंडेक्स की वजह से चेंज करी है, तो जनरली क्या होता है, नए इंडेक्स में ना ट्रांजिशन प्रोविजन होता है, वो बताता है कि किस तरीके से चेंज होगा। जैसे इंडेक्स 116 में था, इंडेक्स 115 में था। तो स्टैंडर्ड कहता है जब भी आप नया स्टैंडर्ड लगाओगे, उस स्टैंडर्ड को देख लेना, उसमें ट्रांजिशन प्रोविजन होगा, अगर है तो उस ट्रांजिशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है। अप्लाइड अ ट्रांजिशन प्रोविजन गिवन बाय न्यू इंडेक्स, जैसे इंडेक्स 115 और 116 में था, अब उसमें जो भी लिखा होगा आपको उस तरीके से करना होगा। जैसे इंडेक्स 116 में क्या था, रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच या मॉडिफाइड रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, आपको उस तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना था। वहां पे आप उसकी बात नहीं करते थे कि मैं सब कुछ रिट्रोस्पेक्टिवली करूंगा। इतनी बात क्या? बट ऐसा है कि नए स्टैंडर्ड में ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं दिया, होने के चांसेस बहुत कम है, बट है। मान लो, क्या कह रहा हूं मैं, अगर नए स्टैंडर्ड में ट्रांजिशन प्रोविजन है तो आप उसके अकॉर्डिंग करना, बट अगर नए स्टैंडर्ड में ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं है, या आपने वॉलंटरी चेंज किया है, क्या कह रहा हूं, या आपने वॉलंटरी खुद चेंज किया है, या नए स्टैंडर्ड में ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं है, देन यू हैव टू अकाउंट फॉर दैट चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, अकाउंट रेट्रोस्पेक्टिवली एंड टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल, दोनों पे अलग अलग बात करता हूं। आपको क्या करना है, उस चेंज को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब जब से काम शुरू हुआ है तब से वही पॉलिसी थी। बात समझ आती है? जैसे आप AS4 में करते थे। फिर रिपीट करो, मैंने कहा कि कभी भी ऐसा हुआ है, क्या हुआ है, आपने वॉलंटरी चेंज करी है पॉलिसी, या इंडेक्स के अंदर जो नया इंडेक्स आया था उसमें ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं है, आपको रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट का मतलब हो गया जब से आपकी कंपनी शुरू हुई थी तब से अब तक मानोगे कि स्टार्टिंग से आपने ये पॉलिसी अप्लाई करी थी, और जो भी इम्पैक्ट आएगा आपको वो डालना पड़ेगा। कैसे डालना है थोड़ी देर में बात करता हूँ। टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल, जितना आप कर सकते हो उतना। अगर आपको लगता है कि आप पिछले सालों का इम्पैक्ट नहीं निकाल सकते तो छोड़ दो, कोई दिक्कत
नहीं है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड ने बोला जितना प्रैक्टिकेबल है सिर्फ उतना करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। एक बार आप रिट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट दोगे तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाओगे, एक तो करंट ईयर का फाइनेंशियल, करंट ईयर के फाइनेंशियल में तो रिवाइज पॉलिसी आएगी, एक पिछले साल के फाइनेंशियल को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, एंड तीसरा पिछले साल के ओपनिंग फाइनेंशियल को आपको रीस्टेट करना पड़ेगा, और जो भी आपका चेंज का इंपैक्ट होगा आपको रिटेन अर्निंग में डालना पड़ेगा। क्या लिखा है अभी एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने कहा प्रेजेंट करंट ईयर फाइनेंशियल, प्रीवियस ईयर को रीस्टेट करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के जो ओपनिंग फाइनेंशियल है उसको रीस्टेट करना पड़ेगा अगर उस पर फर्क पड़ रहा है तो, प्रीवियस ईयर के ओपनिंग फाइनेंशियल में जो भी इंपैक्ट है आपको रिटेन अर्निंग में डालना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं, चलो एक छोटे से इलस्ट्रेशन से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, इससे आराम से समझ आ जाएगा कि किस किस चीज को आपको अफेक्ट करना है और क्यों अफेक्ट करना है। मान लीजिए कोई कंपनी है जो स्टार्ट हुई थी 2000 में, ठीक है, मेरा करंट ईयर इज 2024, तो जो मेरा पिछला साल होगा डेट विल बी 2023 2023। इसको मैं बोलूंगा या तो प्रीवियस ईयर बोल लो, प्रायर ईयर बोल लो, प्रीसीडिंग ईयर बोल लो, या कंपेरेटिव प्रायर ईयर बोल लीजिए। या तो प्रीवियस ईयर बोल लो, प्रीसीडिंग ईयर बोल लो, या कंपेरेटिव प्रायर ईयर बोल लीजिए। कंपेरेटिव मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब मैं 2024 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो उसमें एक मैं 2024 दिखाऊंगा, एक मैं 2023 दिखाऊंगा। करंट ईयर दिखाता हूँ और पिछला साल दिखाता हूँ। सिंस मैं पिछला साल दिखा रहा हूँ इसलिए उसे कंपेरेटिव प्रायर ईयर कहा जाता है। 2023 से जो भी पहले के साल थे अप टू 2022 इसे कहा जाएगा जी अर्लियर ईयर्स, या बोल लो ईयर्स प्रायर टू कंपेरेटिव प्रायर ईयर, ठीक है, कुछ भी बोल लीजिए जैसे आपका दिल करे, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में आपने क्या किया, इन्वेंट्री की पॉलिसी को चेंज कर दिया फीफो से वेटेड एवरेज में। हमने कहा ठीक है, अब आपने स्टेप 1 पे क्या किया, आपने कहा कि भैया मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी। स्टैंडर्ड बोलता है कि कभी भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देना पड़ेगा। रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट क्या होता है, जब से कंपनी शुरू हुई थी तब से लेके अभी तक कितना फर्क इंपैक्ट होगा वो आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। मींस कंपनी कब शुरू हुई थी, 2000 में, 2000 से लेके 2024 तक, यहां तक जितना भी इंपैक्ट था आपको उसे अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। ये कहता है रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। इतनी बात समझ आती है। अब ध्यान से देखना, देखो मैं अब जब फाइनेंशियल बना रहा हूं तो मैं 2024 प्रेजेंट कर रहा हूं, 2023 प्रेजेंट कर रहा हूं, तो इन दोनों सालों के इंपैक्ट तो मैं इन दोनों सालों के फाइनेंशियल्स में डाल सकता हूं, करेक्ट। बट यहां से जो पहले का फर्क था, अब मैं कितने सालों के फाइनेंशियल को रीस्टेट करूंगा। रेट्रोस्पेक्टिवली अफेक्ट करने का मतलब आपको बिल्कुल शुरुआत से अफेक्ट करना है। देखो 2024 में 2024 का फाइनेंशियल बन रहा है, ठीक है, 2023 दिखा रहे हो, उसको बदल दो और उसे रीस्टेट कर दो। रीस्टेट मतलब उसको बदल दो, उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी का इंपैक्ट ले लो। बट थोड़ा लॉजिकली सोचना, 2000 से लेके 2022 तक कितने फाइनेंशियल्स दिखाऊंगा, 2022, 2021, 2019, 2020, कितने फाइनेंशियल। स्टैंडर्ड कहता है नहीं, इतने नहीं दिखाने। स्टैंडर्ड कहता है एक काम करो, यहां से लेके यहां तक का जो भी उस पॉलिसी के इंपैक्ट की वजह से चेंज है वो सारा आप इस जगह पे अकाउंट फॉर कर दो। मतलब 2023 की शुरुआत में प्रीवियस ईयर की बिगनिंग में उसका इंपैक्ट ले लो। बात समझ आती है, लॉजिकल भी है ना, आप कितने अर्लियर ईयर्स दिखाते रहोगे। तो स्टैंडर्ड ने कहा देखो जब आप फाइनेंशियल बना रहे हो तो 2024 दिखाओगे, मैं कैलेंडर ईयर मान रहा हूं सब कुछ, 2024 दिखाओगे, 2023 दिखाओगे, तो एक काम करो ओपनिंग ऑफ 2023 भी दिखा दो, और 2023 से पहले का जितना इंपैक्ट था सारा का सारा 2023 के ओपनिंग बैलेंस में डाल दो। लाइन समझ आ गई। कह रहा है मुझे पुराने इंपैक्ट दिखाने नहीं है, सारा का सारा मैं 2023 के ओपनिंग में इंपैक्ट ले लूंगा। तो स्टैंडर्ड कह रहा है, हम कह रहे हैं एफएस आपको 2 साल के दिखाने थे, इतने पुराने इंपैक्ट का क्या किया जाए, उनको भी तो एडजस्ट करना था 2000 से लेके 2022 तक। तो करंट ईयर फाइनेंशियल में इंपैक्ट ले लिया, प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल को रीस्टेट कर दिया, बदल दिया, चेंज कर दिया, रिवाइज कर दिया। उससे पहले के लिए क्या करो, प्रीवियस ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस था ना 1/1/2023 में, जितना भी इंपैक्ट था 2000 से लेके 2022 तक का सारा 1/1/2023, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस है 2023 का उसकी रिटेन अर्निंग में एडजस्ट कर दो। दैट मीन्स आप प्रायर ईयर के ओपनिंग बैलेंस शीट को रीस्टेट करोगे। इतनी बात समझ आ गई, ये चीज क्लियर है। तो इफेक्टिवली स्पीकिंग जब आप करंट ईयर 2024 के फाइनेंशियल बनाओगे तो आप क्या क्या दिखाओगे, आप 2024 के फाइनेंशियल दिखाओगे, 2023 के रीस्टेटेड फाइनेंशियल दिखाओगे, वर्ड लिखा हुआ आएगा रीस्टेटेड, और 2023 1 जनवरी 2023 के रीस्टेटेड फाइनेंशियल दिखाओगे।
तो ये बैलेंस शीट है एसेट लायबिलिटी इक्विटी, मतलब एसेट इक्विटी लायबिलिटी आपको तीनों पीरियड्स के दिखाने पड़ेंगे। इतनी बात क्लियर। तो टू कंक्लूड, जब भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी आप रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट दोगे। करंट ईयर का करंट ईयर के P&L में ले जाना, पिछले साल का पिछले साल के P&L में ले जाना, पिछले साल से पहले का अर्लियर ईयर्स का जो भी है पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस में एडजस्ट कर देना। इतनी बात क्लियर, ये चीज समझ आती है, लॉजिकल है। अब एक छोटी सी चीज मुझे और बताओ, फिर मैं कंक्लूड करता हूं इसे। मान लो क्या मानना है, सुनो। अगर 2000 से लेके 2022 का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, जीरो इम्पैक्ट है, क्या कह रहा हूं, जीरो इम्पैक्ट है, कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। जब कोई भी इम्पैक्ट नहीं है तो क्या मुझे पिछले साल का जो ओपनिंग फाइनेंशियल है उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है? 1/1/23 के फाइनेंशियल में कुछ चेंज करूंगा? नहीं। तो मुझे उसे प्रेजेंट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उसे रीस्टेट नहीं करना होगा। अब आपके दिल में आएगा सवाल, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछले सालों में कोई इम्पैक्ट ना हो? मैंने कहा हो सकता है, लो एग्जाम्पल देख लो। मैंने कहा आपने पॉलिसी चेंज करी है फीफो से वेटेड एवरेज। अज्यूम करो इन्वेंट्री एज ऑन 31/12/2022 इज जीरो। 2022 तक की इन्वेंट्री है जी जीरो, कोई भी बैलेंस नहीं है। तो जब कोई बैलेंस ही नहीं है तो पॉलिसी को चेंज करने से क्या मिलेगा, कोई फर्क पड़ेगा? तो कैन आई से द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31/12/2020, अपने इस एग्जाम्पल में यहां पर जीरो है तो यहां पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट विल बी जीरो। मतलब 2000 से लेके 2022 तक का सारा इम्पैक्ट जीरो है। सो नो नीड टू प्रिपेयर प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेन, प्रीवियस ईयर ओपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेन, आपको इसको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बात क्या? इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो, मान लो यहाँ पे फर्क नहीं है, यहाँ पे भी फर्क नहीं है, तो आपको इसे रीस्टेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो आपका 31 दिसंबर 23 को भी बैलेंस जीरो होता था, तो 31 दिसंबर 23 में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, तो आपको सिर्फ 2024 प्रेजेंट करना था, 2023 प्रेजेंट करना था, दैट्स इट। ये रीस्टेटेड नहीं होता, नॉर्मल होता। इफ द चेंज इन पॉलिसी हैव नो इम्पैक्ट इन अर्लियर ईयर, नो नीड टू प्रेजेंट प्रीवियस ईयर ओपनिंग एफएस। सेम वे में अगर आपका प्रायर ईयर पे, प्रीसीडिंग ईयर पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है तो आपको उसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको भी रीस्टेट करने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखना, अगर आप पिछले साल को चेंज कर रहे हो तो आपको फाइनेंशियल में ना रीस्टेटेड लिखना पड़ेगा। जब याद है, जब आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ते थे इंटरमीडिएट में, तो आप लिखते थे एंड रिड्यूस्ड, तो यहाँ पे आप लिखोगे रीस्टेटेड, क्योंकि आपने चेंज करी है। तो टू कंक्लूड, अगर करंट ईयर में इम्पैक्ट है तो करंट ईयर के फाइनेंशियल में चेंज कर देना, प्रीवियस ईयर में इम्पैक्ट है तो पिछले साल के फाइनेंशियल को रीस्टेट करना पड़ेगा। अर्लियर ईयर में इम्पैक्ट है, अर्लियर ईयर मतलब पिछले साल से पहले का कोई इम्पैक्ट है तो पिछले साल के ओपनिंग के फाइनेंशियल को रीस्टेट करना पड़ेगा। मान लो पिछले साल में और अर्लियर ईयर में कोई इम्पैक्ट नहीं है तो इन्हें रीस्टेट करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें चेंज नहीं करेंगे, जो था वही रखेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर? चलो एक छोटा पॉइंट और मेरे साथ समझ लो। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी देर से आप लोगों ने हिम्मत बना के रखी है, 5 मिनट और हिम्मत बना लो, काम खत्म हो जाएगा, फिर हम सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाएंगे, डोंट वरी। और फिर एक बार लास्ट में थ्योरी रीड करेंगे और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कंक्लूड हो जाएगा। मैंने आपको बोला था चेंज रिट्रोस्पेक्टिवली टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल, जितना पॉसिबल है उतना। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देख, मान लो मैं आपके आगे सिर्फ 3 साल ले रहा हूँ, ये मेरा करंट ईयर है, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, ये उससे पहले वालों के ईयरों के मतलब अर्लियर ईयर्स हो गए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी यहाँ चेंज करी, ठीक है, इतनी बात भी क्लियर है? तो आइडली मुझे इसको चेंज करना चाहिए, अगर प्रीवियस ईयर में अफेक्ट है तो प्रीवियस ईयर को रीस्टेट करना चाहिए, और ओपनिंग का जो नंबर होगा मेरा साल की शुरुआत का, मुझे इसे रीस्टेट करना चाहिए, करेक्ट? मैं कह रहा हूँ पिछले साल ना कुछ ऐसी गड़बड़ हुई जिस वजह से मेरे पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पिछले साल मान लो अर्थक्वेक आ गया, पिछले साल आग लग गई, जिस वजह से मेरे पे पिछले साल के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं पिछले साल का इम्पैक्ट नहीं निकाल सकता, या अर्लियर ईयर्स का इम्पैक्ट नहीं निकाल सकता, तो स्टैंडर्ड कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मरने दो। इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब आपने रीजनेबल एफर्ट कर लिया है, आपने तो कोशिश कर ली है कि इम्पैक्ट निकाल लिया जाए, बट निकला नहीं आपसे। अगर इम्प्रैक्टिकेबल है, रीजनेबल एफर्ट करने के बाद भी नहीं निकल सकता, तो स्टैंडर्ड कहता है जब तक निकल सकता है वहां से रीस्टेट कर देना, उससे पहले का रीस्टेट मत करो। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना, समझना एक बार बात को मेरी। सिनेरियो नंबर 1, मैंने कहा देखो करंट ईयर का इम्पैक्ट तो मेरे दोस्त निकल जाएगा, उसका क्वेश्चन नहीं आता, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं मैं पिछले साल का इम्पैक्ट निकाल सकता हूं
अर्लियर ईयर का इम्पैक्ट नहीं निकाल सकता। तो स्टैंडर्ड कहता है ठीक है, नहीं निकाल सकते ना, बढ़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ओपनिंग की बैलेंस शीट मत बनाओ, क्योंकि आप पहले का इम्पैक्ट ही नहीं निकाल सकते थे। आप सिर्फ करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाओ और पिछले साल की बैलेंस शीट को आप रीस्टेट कर दो, सिर्फ इतना कर लो। दूसरी सिचुएशन, आपने कहा भाई ना मैं पिछले साल का इम्पैक्ट निकाल सकता, ना मैं उससे पहले के सालों का इम्पैक्ट निकाल सकता। स्टैंडर्ड कह रहे नहीं निकाल सकते, इम्प्रैक्टिकेबल है आपके लिए, आपने सारे रीजनेबल एफर्ट कर लिए निकालने के लिए, बट नहीं निकल रहा। चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए, चाहे अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई, या एनी रीजन, स्टैंडर्ड कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मत करो पिछला साल भी रीस्टेट। आप सिर्फ करंट ईयर दिखाओ और प्रीवियस ईयर जो आपने पब्लिश किया था सिर्फ वही दिखा दो, रीस्टेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप रीस्टेटमेंट करोगे तब तक वहां से शुरू करोगे रीस्टेटमेंट जहां तक आपके लिए प्रैक्टिकेबल है। मान लो आधे साल मिड से आप पॉसिबल होता आपके लिए, तो स्टैंडर्ड कहता है ठीक है ओपनिंग मत दिखाओ, बट प्रीवियस ईयर को आधे साल के बाद रीस्टेट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आधे साल में उसका इम्पैक्ट ले लो। तो स्टैंडर्ड ने सिंपल एक लाइन बोली है कि भैया आप रिट्रोस्पेक्टिवली तो दोगे इम्पैक्ट, बट जितना प्रैक्टिकेबल है सिर्फ उतना दोगे। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, 1 मिनट लगाते हैं, क्विकली कंक्लूड करते हैं और कुछ इन सब के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा भी नहीं आएगा। क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे 2 रीजन हो सकते हैं, या तो नया इंडेस है या वॉलंटरी चेंज है। वॉलंटरी चेंज का रीजन कब होगा? जब आपको लगता है कि जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन है जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो ज़्यादा रिलायबल होगी, ज़्यादा रेलेवेंट होगी। किस तरीके से चेंज करूंगा? अगर कोई नया स्टैंडर्ड आया तो उसमें ट्रांजिशन प्रोविजन होगा, उसके अकॉर्डिंग कर लेना। ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं है या वॉलंटरी चेंज है तो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर लेना टू द एक्सटेंट दैट इज प्रैक्टिकेबल। जब आप रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करोगे तो आप करंट ईयर को एडजस्ट करोगे, करंट ईयर का फाइनेंशियल दिखाओगे, प्रीवियस ईयर को चेंज करोगे, प्रीवियस ईयर में इंपैक्ट डालोगे, रीस्टेट करोगे, और ओपनिंग के जो नंबर्स थे प्रीवियस ईयर के आप उनको भी रीस्टेट करोगे, और सारा इंपैक्ट आप कहाँ डालोगे? आरई के अंदर डालोगे। इतनी बात क्लियर? किस किस चीज को मैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलता? अगर कोई पॉलिसी आई है किसी नई ट्रांजेक्शन के लिए, क्योंकि वो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, अब नई ट्रांजेक्शन है इसलिए आपने पॉलिसी लगाई, इसलिए मैं उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलता। डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन की पॉलिसी में चेंज है तो उसको भी मैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि इंडिया 16 और इंडिया 38 कहता है कि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। प्लस अगर यूसेज की वजह से या सर्कमस्टेंस चेंज होने की वजह से आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ रही है तो आप उसको भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलोगे। जैसे इंडेस 16 से इंडेस 40 में जाना, पीपीई से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाना क्योंकि आपने आइटम का यूज चेंज कर दिया, या आपकी फंक्शनल करेंसी चेंज हो गई क्योंकि आपकी सिचुएशन सर्कमस्टेंस में चेंज हो गया। इतनी बात क्लियर? चलिए जी, देखो अपन लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया, अपन लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए, अब अपन लोगों को ये तो समझ आ गया अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज किस तरीके से हमें अकाउंट फॉर करना है। अब एक बार क्विकली जो आपके पास ई बुक है उसको एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं और कंक्लूड करते हैं। चलिए हम लोग क्विकली सिर्फ रीड करेंगे, हम लोगों ने मैक्सिमम पॉइंट डिस्कस कर रखे हैं, अगर कोई चीज डिस्कशन के लिए होगी तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्टेड शुड बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड, मीन्स पीरियड बाय पीरियड आपको सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। हाउएवर कोई भी एक एंटिटी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकती है। कब कर सकती है? 2 तरीके के चेंज होते हैं, मैंडेटरी चेंज और वॉलंटरी चेंज। मैंडेटरी चेंज व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय इंड एस, वॉलंटरी चेंज व्हेन इट रिजल्ट्स इन प्रोवाइडिंग मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लोज। याद रखना फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब P&L। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज, अकाउंटिंग पॉलिसी कैन ओनली बी चेंज ड्यू टू अबव रीजन एंड कैन नॉट बी चेंज फॉर एनी अदर रीजन। ये चीज गार्ड मान लेना, सिर्फ आप इन्हीं 2 रीजंस की वजह से चेंज कर सकते हो और कोई रीजन नहीं है चेंज करने का। सपोज किसी एंटिटी ने कोई रॉन्ग पॉलिसी अप्लाई करी थी और उसके बाद अब वो चाहती है कि उसे करेक्ट कर ले, तो इसको आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग ट्रीट नहीं करोगे, आप इसको एरर की तरह अकाउंट फॉर करोगे। अब एरर में क्या होता है? वैसे तो ब्रॉडली स्पीकिंग जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज होता है वैसे ही एरर की भी अकाउंटिंग होती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर बाद हम एक बार इसके ऊपर पे भी डिस्कस करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे हमने बोला चेंजेस रिक्वायर्ड बाय इंड एस, तो इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे लीज की अकाउंटिंग हो गई या रेवेन्यू की अकाउंटिंग हो गई ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंड एस 115 एंड 116। इसके अलावा हमने एक एग्जांपल दिया चेंज रिजल्ट इन प्रोवाइडिंग मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लग रहा है कि फीफो से वेटेड एवरेज जाना, या जो आपने सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट करी है आप उसको कॉस्ट या एफ कुछ फेयर वैल्यू किसी पे भी वैल्यू कर सकते हो, आप कह रहे हो आप कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे चेंज करना चाहते हो, बेटर प्रेजेंटेशन होगी तो आप यू कैन डू, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी।
इसके अलावा फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या क्या है? एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शन दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली अकरिंग। जो पहले ट्रांजेक्शन होती थी और जो अब ट्रांजेक्शन हो रही है नई, अब जो ट्रांजेक्शन हो रही है कंपेरेटिवली नई है, डिफरेंट है, तो कहना इसे नई ट्रांजेक्शन्स के लिए आपने क्या किया है, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई है। इसके अलावा आपने कोई नई अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई है नई ट्रांजेक्शन के लिए या इमटेरियल ट्रांजेक्शन के लिए, तो उसको भी आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलोगे। ये पॉइंट स्पेसिफिक है, उस समय हमने कवर नहीं किया था, अभी बता देता हूँ, बहुत ईजी है। देखो, आपने कोई नई अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई है, क्या कह रहा है, न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई है दो चीज़ों के लिए, न्यू ट्रांजेक्शन के लिए। न्यू ट्रांजेक्शन के लिए आप चाहे नई अकाउंटिंग पॉलिसी लगाओ, पुरानी अकाउंटिंग पॉलिसी लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसको चेंज नहीं मानते। ये तो हम पॉइंट नंबर 1 पे बात कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 इज इमटेरियल ट्रांजेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप इंड AS 1116 की बात करते हैं। क्या कह रहा हूँ, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। आपके पास एक प्रिंटर है, बस आपने उसकी अकाउंटिंग एज ए ऑपरेटिंग लीज करी थी, आप लेसी है, इंड AS 116 आ गया। नाउ यू हैव टू गो फॉर ROU एसेट एंड लीज लायबिलिटी। मान लो इसका रेंटल है 5,000 रुपये पर मंथ, पूरे साल का रेंट है 60,000 रुपये, बहुत ही इमटेरियल अमाउंट है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर कोई इमटेरियल आइटम है, उसके लिए कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है, आप कोई नई अकाउंटिंग पॉलिसी लगा रहे हो, इमटेरियल आइटम है, हम उसको भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे। रीजन सिंपल है, क्या, इमटेरियल आइटम है मेरे दोस्त, छोटी सी ट्रांजेक्शन है, उसका फाइनेंशियल में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए अगर आपने कभी भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो इमटेरियल आइटम के लिए, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो, कोई चैलेंज नहीं है। इसके अलावा आपने चेंज इन डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन मेथड में किया है, तो उसको भी आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलोगे, बट आप उसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि इंड AS 16 और इंड AS 38 बोलता है। ये एग्जाम्पल है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाटा से रिलेटेड। ये हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था बिल्डिंग वाला, वो मोटा मोटा सेम है, आप इसे सेल्फ रीड कर सकते हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। आपने कभी भी PPE का यूज चेंज किया है जिसकी वजह से आपने उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई किया है, तो आप उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे। इसके अलावा कभी भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है PPE की या इंटेंजिबल एसेट की, फ्रॉम रिवैल्यूएशन मॉडल टू कॉस्ट मॉडल या कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल, ऑल्दो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, बट उसकी अकाउंटिंग कहाँ दी हुई है, इंड AS 16 और 38 के अंदर। इसके अलावा चेंज इन फंक्शनल करेंसी को भी आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता है स्टार्टिंग से, पुराने दिनों से, अर्लियर ईयर से पॉलिसी को अप्लाई करना, इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। Retrospective application is applying a new accounting policy to transactions, other event and condition as if that policy has always been applied from earlier years. जब भी आप retrospective application करोगे तो following periods are adjusted या restated in case of retrospective application. कौन सा? करंट ईयर को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे बेस्ड ऑन द रिवाइज अकाउंटिंग पॉलिसी। आप प्रीवियस ईयर को एज अ कंपेरेटिव रीस्टेट करते हो, आप प्रीवियस ईयर की बिगनिंग को चेंज करते हो, और जो भी चेंज होता है वो कहाँ दिखाया जाता है जी? रिटेन अर्निंग में दिखाया जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड। ठीक है। इफ द चेंज डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन पीरियड प्रायर देन प्रीवियस ईयर और इट ओनली अफेक्ट्स प्रीवियस कंपेरेटिव ईयर, तो आपको प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंस को एडजस्ट करने की या रीस्टेट करने की और दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब ये चीज हम क्यों दिखाते हैं कि हमें पिछले साल के ओपनिंग क्यों दिखाने हैं? क्योंकि इंड AS 1 बोलता है आपको दिखाने पड़ेंगे। इंड AS 1 कहता है कि अगर आपने रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करी है एंड अ रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, तो आपको क्या करना है? एज पर पैरा 40A ऑफ इंड AS 1, एंटिटी को एक थर्ड फाइनेंशियल प्रेजेंट करना होता है, बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी होती है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, इन एडिशन टू द मिनिमम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मिनिमम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो इंड AS 1 कहता है कि कभी भी ऐसा है कि आपने रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करी है और रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट का इम्पैक्ट अर्लियर ईयर्स में या पिछले साल की शुरुआत में मटेरियल है, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक थर्ड बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी विच इज पिछले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट। लिमिटेशन ऑन रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, हमने कहा था टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल है तभी करना है, अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो नहीं करना। करेक्ट, यही लिखा हुआ है। If it is impracticable to compute impact of either previous year or earlier years or both, in that case, changed policy can be applied from the earliest period from which it is practicable to make the changes in the policies. This can be current period also. मतलब जिस दिन से आप उसे प्रैक्टिकेबल कर सकते हो, अगर आप करंट ईयर से ही प्रैक्टिकेबल कर सकते हो तो करंट ईयर से ही चेंज करोगे, पिछले साल को चेंज नहीं करोगे। तो इन सिंपल वर्ड, टिल द टाइम, मतलब जहां से वो प्रैक्टिकेबल है वहीं से आप उसे चेंज करोगे, उससे पहले आप उसे चेंज नहीं करोगे।
Impracticable means entity cannot apply changes even after making every reasonable effort to do so. फॉर एग्जाम्पल आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, डिस्ट्रॉय हो गई है, लॉस्ट हो गई है, इसलिए आप इवन आफ्टर डूइंग रीजनेबल एफर्ट आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो। ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये ऑल्दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए आपका करंट ईयर X2 X3 है, प्रीवियस ईयर X1 X2 है और प्रीवियस ईयर का ओपनिंग होगा अप्रैल 1 X1। आप तीनों पे इम्पैक्ट को निकाल सकते हो, प्रैक्टिकेबल है तो आप जो फाइनेंशियल प्रेजेंट करोगे, अकाउंटिंग अप्लाई करोगे, कब से करोगे? अप्रैल 1 20X1 से। आपने कहा करंट ईयर तो प्रैक्टिकेबल है, देखो करंट ईयर हमेशा प्रैक्टिकेबल रहेगा, उसमें कोई चिंता नहीं है। प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिकेबल है, बट ओपनिंग का इम्पैक्ट निकालना प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पिछले साल से अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करो और पिछले साल के फाइनेंशियल को रीस्टेट करो। मान लीजिए आपके लिए पिछला साल और ओपनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब पिछले सालों के इम्पैक्ट्स आप नहीं निकाल सकते हो, तो स्टैंडर्ड कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप करंट ईयर से अप्लाई कर दो, 20X2 X3 से अप्लाई कर लो। आपने कहा पिछले साल के मिड से अप्लाई कर सकते हो, तो आप पिछले साल के मिड से अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट कर लो और जो भी चेंज करना है अकॉर्डिंगली आप पिछले साल के फाइनेंशियल में चेंज करके रीस्टेट कर लो। ठीक है जी, कुछ छोटे मोटे पॉइंट और है, बात करते हैं, 3 पॉइंट है, देन विल क्लोज इट अप। उसके बाद हम चलेंगे किसके ऊपर? डिस्क्लोजर्स के ऊपर। अर्ली एप्लीकेशन ऑफ एन इंडेस इज नॉट अ वॉलंटरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। होता क्या है, जब भी कोई इंडेस आता है तो उसकी एक डेट होती है अप्लाई करने की। मान लीजिए जब आपका इंडेस 116 आया था तो 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल था, हर कंपनी को लगाना था। बट अगर कोई कंपनी उससे पहले लगाना चाहती है तो लगा सकती है। अगर कंपनी ने पहले लगाया तो भी उसे आप वॉलंटरी चेंज नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि भैया नया स्टैंडर्ड आया था, इस वजह से हमने उसे अप्लाई किया है। तो कभी भी आप किसी स्टैंडर्ड को अर्ली अप्लाई कर रहे हो तो आप उसको वॉलंटरी चेंज नहीं बोल सकते, आप हमेशा बोलोगे दिस इज अ चेंज बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंडेस। अब इसके अलावा ये पॉइंट अच्छा है, ये क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनना। हुआ क्या, आपको कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करनी थी, आपके पास इंडेस में कोई अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं थी, तो आपने क्या किया, IFRS से अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करी, गाइडेंस ली और काम करना शुरू किया। अब मान लो IFRS में कोई चेंज आया, IFRS में कोई नई गाइडेंस आई, तो आपने कहा चलो ठीक है, जब IFRS में गाइडेंस आई है तो मैं उसको भी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी अकॉर्डिंगली चेंज कर लेता हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं, IFRS की पॉलिसी आपने लगाई क्योंकि इंडेस में कोई पॉलिसी नहीं थी, पहली बात। IFRS में कोई चेंज आया तो आपने कहा मैं भी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी अकॉर्डिंगली चेंज कर लूंगा। तो स्टैंडर्ड कहता है कि भैया IFRS का चेंज है ना, इंडेस का चेंज नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसी दो चीज़ों की वजह से बदलती थी, या तो इंडेस की वजह से या वॉलंटरी चेंज, करेक्ट। यहाँ पर इंडेस का कोई चेंज नहीं है, आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है तो इसको आप वॉलंटरी चेंज बोलोगे, आप इंडेस की वजह से चेंज नहीं बोलोगे। इफ एन एंटिटी फॉलोज IFRS ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंडेस, suppose there comes an amendment in IFRS and that the company wants to change its accounting policy as per that amendment, नॉट मैंडेटरी, क्योंकि IFRS अपने देश में एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए आप इसे क्या बोलोगे, वॉलंटरी चेंज बोलोगे और आपको इसे रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देना पड़ेगा। वॉलंटरी चेंज आप तभी कर सकते हो जब आपको लगता है कि चेंज करने से आपके फाइनेंशियल में जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा रिलायबल और रेलिवेंट होगी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ड्यू टू चेंज इन IFRS इज अ वॉलंटरी चेंज, बट नोट that change in accounting policy can only be made if it present more reliable and relevant information। जो भी इनकम टैक्स का चेंज होगा, देखो जैसे ही आप पॉलिसी चेंज करते हो आपका प्रॉफिट चेंज होता है, प्रॉफिट चेंज होगा तो टैक्स भी चेंज होगा, तो जो भी आपके टैक्स का चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा जी, वो होगा मेरे दोस्त इंडेस 12 के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। इसके साथ अपना चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कंप्लीट होता है। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्क्लोजर्स विद रिस्पेक्ट टू, जब भी आपने कभी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है तो आपको क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है। ठीक है जी, चलिए अब अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, विच इज डिस्क्लोजर्स। तो कभी भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया है तो आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है। तो पहली चीज है कि अगर आपका कोई नया स्टैंडर्ड आया था जो आपने अप्लाई किया, जिसकी वजह से आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हुआ है, तो आप उस स्टैंडर्ड का नाम बताओ और बताओ कि वो कब से एप्लीकेबल हुआ था। प्लस आपको उसके अंदर जो ट्रांजिशन प्रोविजंस दिए हुए हैं वो बताने पड़ेंगे। जैसे जब इंडेस 116 आया था उसके ट्रांजिशन प्रोविजन थे, तो कंपनी बताएगी अपने डिस्क्लोजर में कि देखो ये 2-3 तरीके के ट्रांजिशन प्रोविजन थे, मैंने इसमें से ये वाला ट्रांजिशन प्रोविजन लगाया है और मैंने ट्रांजिशन किया है, मतलब कन्वर्जन किया है, चेंज किया है अपनी पॉलिसीज को। ठीक है जी, इसके अलावा किस तरीके का नेचर ऑफ चेंज किया है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में, किस तरीके का चेंज किया है आपने, क्यों चेंज किया है। देखो
अगर स्टैंडर्ड की वजह से है तो यहीं पे कवर हो गया। अगर अदर देन स्टैंडर्ड है, आप बोल रहे हो कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और रिलायबल इन्फॉर्मेशन बेटर वे में प्रेजेंट हो रही है, तो इस वजह से चेंज किया है, तो आपको वो बताना पड़ेगा। आपने कितनी एडजस्टमेंट करी है, अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट मेड इन करंट पीरियड एंड ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल फॉर ईच फाइनेंशियल लाइन आइटम अफेक्टेड एंड इन बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस। देखो, जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो तो आपको करंट ईयर में आपका चेंज हो जाता है, प्रीवियस ईयर में चेंज हो जाता है, अर्लियर ईयर्स में चेंज हो जाता है, करेक्ट। तो स्टैंडर्ड कहता है आपने कितना चेंज किया है, फाइनेंशियल के किस हेड में चेंज किया है, इन्वेंट्री में चेंज किया है, इन्वेस्टमेंट में चेंज किया है, एफए में चेंज किया है, किस चीज में चेंज किया है, एक तो वो बताओ, और उसकी वजह से बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस में क्या चेंज हुआ वो बताओ, एंड दैट इज टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल। फर्दर आपने जो अर्लियर ईयर से रिलेटेड चेंज थे, जो आपने ओपनिंग के किस में डाले थे, ओपनिंग की आरई में डाले थे, प्रीवियस ईयर की ओपनिंग की आरई में डाले थे, वो बताओ टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल। एंड इफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज इम्प्रैक्टिकेबल फॉर प्रायर ईयर, अगर आप बोलते हो कि जी पिछले सालों का इंपैक्ट मैं नहीं निकाल सकता, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं कर सकता, वो इम्प्रैक्टिकेबल है, तो स्टैंडर्ड पूछता है रीजन, बताओ क्यों इम्प्रैक्टिकेबल है, और बताओ कि आपने किस दिन से अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज को अप्लाई किया है। मान लीजिए आप बोलते हो कि जी पिछले साल में तो मैं लगा सकता हूँ, उसलिए पिछले सालों का मैं नहीं इंपैक्ट निकाल सकता, उसका जो भी रीजन था वो बता दो, और बता दो कि जी मैंने पिछले साल से अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज को अप्लाई किया है। इतनी बात क्लियर। एक और चीज, जिस साल आप चेंज कर रहे हो आपको सिर्फ उसी साल डिस्क्लोजर देना है, अगले सालों में आपको सेम डिस्क्लोजर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड नीड नॉट रिपीट दिस डिस्क्लोजर, जिस साल में चेंज किया उसी में दिखाओ, अगले साल में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़िएगा एक बार। When an entity has not applied a new Ind AS that has been issued but is not yet effective, जब किसी एंटिटी ने कोई Ind AS अप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखना। Ind AS 116 इफेक्टिव मतलब एप्लीकेबल किस दिन से था, 1 अप्रैल 2019 से। तो जो भी कंपनी 19-20 के अकाउंट्स बना रही थी उस साल में इन्हें लगाना था, ये मैंडेटरी था, इस दिन से ये स्टैंडर्ड इफेक्टिव था। इफेक्टिव का मतलब हो गया कि उस दिन से सबको उसे इंप्लीमेंट करना है, मतलब जिसके ऊपर भी एप्लीकेबल है उसे इंप्लीमेंट करना है। इतनी बात क्लियर। जब मैंने अकाउंट्स बनाए होंगे 18-19 के, तो मेरी बैलेंस शीट डेट रही होगी 31/3/2019। इतनी बात समझ आती है। 31/3/2019 को हो सकता है मैंने Ind AS 116 फॉलो ना किया हो, जनरली कंपनीज ने नहीं किया था, उन्होंने 1 अप्रैल 19 से ही फॉलो किया, उन्होंने अर्ली इंप्लीमेंटेशन नहीं करी। इतनी बात समझ आई। तो 31/3/19 को कंपनी ने Ind AS 116 अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि उसकी इफेक्टिव डेट थी 1 अप्रैल 2019, करेक्ट। तो यही कह रहा है, व्हेन एन एंटिटी हैज नॉट अप्लाई अ न्यू Ind AS दैट हैज बीन इशूड, क्योंकि Ind AS 116 इंस्टीट्यूट ने इशू कर दिया था बट उसकी इफेक्टिव डेट नहीं थी, इसलिए आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। तो आपको क्या बताना है नोट्स में, ध्यान से देखना। दिस फैक्ट, फैक्ट मतलब कि भैया ये स्टैंडर्ड आ रखा है, मैंने इसे अप्लाई नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि इसकी इफेक्टिव डेट इस दिन से है। तो 31/3/2019 में कंपनीज ने बताया था कि Ind AS 116 नाम का एक स्टैंडर्ड आ रखा है जो इशू हो रखा है, बट उसकी इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2019 से है, इसीलिए हमने उसे अप्लाई नहीं किया। ये फैक्ट बताओगे, Ind AS का नाम बताओगे डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ Ind AS एंड डेट फ्रॉम विच एंटिटी विल अप्लाई इट, किस दिन से वो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है और आप कब से उसे अप्लाई करोगे। अगर पॉसिबल है तो आप उसका इम्पैक्ट निकाल लो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर निकाल सकते हो तो निकाल लो, अमाउंट बता दो, और अगर आप अमाउंट नहीं निकाल सकते, इम्पैक्ट नहीं बता सकते, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये लिख दो कि जी हम इसको अभी असेस कर रहे हैं, अंडर प्रोसेस है, अभी इसका इम्पैक्ट फाइनल नहीं निकला है। ठीक है जी। इफ अमाउंट आप रीजनेबली एस्टिमेट कर सकते हो तो अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा देना। अगर आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो तो लिख दो कि भैया हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे। बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया था, प्रैक्टिकली उन्होंने किया था कि जब Ind AS 116 आया था तो 31/3/19 को उन्होंने कहा कि अभी हम इसका इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, एंड जो भी असेसमेंट होगी, जो भी एडजस्टमेंट होगी, हम 1 अप्रैल 2019 को कर देंगे। या फिर उन्होंने कहा था कि हाँ, बेस्ड ऑन द डेटा सेट हम इसका असेसमेंट अभी नहीं कर सकते, और जिन्होंने असेसमेंट कर ली थी उन्होंने उसका अमाउंट बता दिया था कि जी उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा है। तो ओवरऑल मेरे दोस्त ये डिस्क्लोजर्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। इन डिस्क्लोजर्स को चाहो तो दोबारा देख लो, एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट कर लो, क्योंकि जब मैं जाऊंगा एरर्स के केस में तो अकाउंटिंग पॉलिसी और एरर्स दोनों सेम तरीके से मोटा मोटा काम होता है, तो उसमें मुझे कुछ ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डिस्क्लोजर यहाँ है, मोटा मोटा डिस्क्लोजर वहां पे भी सेम ही आएंगे, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ठीक है जी। अब
कभी ऐसा हो कि आपको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी दे दे कि जी पहले फीफो मेथड था, अब वेटेड एवरेज मेथड है, सब कुछ दे दो और उसके बाद बोले एक नोट ड्राफ्ट कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। क्वेश्चन तो कुछ भी बोल सकता है, मना तो आप कर नहीं सकते। तो उस समय आप नोट कैसे ड्राफ्ट करोगे, मैं आपको ब्रॉड गाइडलाइंस बता रहा हूँ। आपको ये जो मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं, आप हर एक के ऊपर 2-2 लाइनें भी लिख दोगे तो भी आपका आंसर तैयार हो जाएगा। आप बताओ, गिव द डेट फ्रॉम विच पॉलिसीज आर चेंज। आप बताओ कि जी पहले ये होता था, अब हमने इस दिन से ये पॉलिसी लगानी शुरू कर दी है, क्या चेंज हुआ है, मतलब पहले क्या था अब क्या था, वो सारी डिटेल दो। क्यों चेंज किया है, क्यों चेंज, या तो नया स्टैंडर्ड आया या वॉलंटरी चेंज है तो बताओ, रिलायबल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर कमेंट करो। इसके अलावा एप्लीकेशन बताओ, क्या आपने रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट दिया या प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट दिया। प्लस आप इम्पैक्ट बताओ कि करंट ईयर का क्या इम्पैक्ट है, पिछले साल का इम्पैक्ट क्या था, उससे पिछले सालों का इम्पैक्ट क्या था। अगर वो आपने प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करी है, मतलब रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करी है, रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं करी क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकेबल थी, तो आप बताओ कि आपने प्रोस्पेक्टिवली क्यों अप्लाई करी, इम्प्रैक्टिकेबल है तो क्यों इम्प्रैक्टिकेबल है, और आप किस दिन से उसे अप्लाई कर रहे हो। तो बेसिकली मैं आपको कुछ नहीं बोला, ये जो डिस्क्लोजर्स थे ना, मैंने सिर्फ आपको ना ये 6 बुलेट पॉइंट दे दिए जो की बुलेट पॉइंट है। कभी भी आपको कोई नोट ड्राफ्ट करना हो, इन 6 पॉइंट पे हर एक पे 2-2 3-3 लाइनें, 1-1 2-2 लाइनें लिख देना, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आप ये लिख सकते हो। फिर भी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं और एक नोट का ड्राफ्ट देख लेते हैं कि नोट किस तरीके से बनता है। ठीक है जी, चलो आ जाओ, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यूरिंग 20X2 डेल्टा लिमिटेड चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डेप्रिशिएटिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सो एज टू अप्लाई मोर फुल्ली a component approach whilst at the same time adopting the revaluation model। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना अपने 2 चीज़ें करी, एक तो डेप्रिशिएशन की पॉलिसी में थोड़ा सा परिवर्तन किया, प्लस इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिवैल्यूएशन मॉडल को भी एक्सेप्ट कर लिया। चलो ठीक है, 2 चेंज किए एक साथ। क्या 2 चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर मैनेजमेंट को लगता है, पहली चीज़ बताओ, क्या वॉलंटरी चेंज होगा, मैंडेटरी चेंज होगा? क्या नहीं से वॉलंटरी चेंज होगा। वॉलंटरी चेंज कब कर सकते हो? जब मैनेजमेंट को लगता है कि हाँ इससे आपका बेटर प्रेजेंटेशन होगा, तभी आप वॉलंटरी चेंज कर सकते हो। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर बिफोर 20X2 डेल्टा लिमिटेड एसेट रिकॉर्ड वर नॉट सफिशिएंटली डिटेल्ड टू अप्लाई अ कंपोनेंट approach fully. At the end of 20X1, management commissioned an engineering survey which provided information on the component held and their fair values, useful lives, estimated residual value and depreciable amount at the beginning of this. However, the survey did not provide a sufficient basis for reliably estimating the cost of these components that has not been previously accounted for separately, and the existing record before survey did not permit this information to be reconstructed. भैया इतना बड़ा कहने की जगह सिर्फ ये कह देता कि जी हमारे लिए इम्प्रैक्टिकेबल था अप टू 20X1 क्या करना, कंपोनेंट अकाउंटिंग करना। क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आपको कंपोनेंट अप्रोच लेनी होती है और कंपोनेंट के बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन लगाते हो। करेक्ट, ये हम इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हुए हैं। ये कह रहा है, इतना पूरे पैराग्राफ का क्रक्स ये था कि भैया 20X1 तक बिकॉज ऑफ डेटा की शॉर्टेज हम नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए हमने 20X1 में कोई सर्वे कराया, किसी एक्सपर्ट को लगाया, सो डैट उससे क्या किया, 20X2 की शुरुआत के जो बैलेंसेज है वो सारे दे दिए। तो इससे ना आपके दिमाग में डायरेक्टली एक चीज क्लिक होनी चाहिए। देखो ध्यान से, मैंने कहा ये मेरा 20X2 है, ये मेरा 20X1 है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे डेटा नहीं था, मेरे पास जो डेटा आया ना वो यहाँ पर आया है। अभी ऑल्दो क्वेश्चन आगे बोलेगा नहीं बोलेगा मुझे नहीं पता, बट मैं आपसे पहले एक छोटी सी चीज डिस्कस कर रहा हूँ। एक चीज बताओ, जब मैं यहाँ पर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहा हूँ 20X2 में, तो 20X2 विल बी माई करंट ईयर। मेरा प्रीवियस ईयर क्या होगा, 20X1, जिसको मुझे आइडली क्या करना चाहिए, रीस्टेट करना चाहिए। और मुझे प्रीवियस ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस है विच इज 1/1/20X1, मुझे इसको भी क्या करना चाहिए, रीस्टेट करना चाहिए। यही हमने पढ़ा है अकाउंटिंग पॉलिसी में। करेक्ट, बट यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला पता है, क्वेश्चन ने बोला कि भाई मेरे पास सारा डेटा यहाँ अवेलेबल है, तो मुझे नहीं पता प्रीवियस ईयर में कितना इम्पैक्ट आएगा, मुझे नहीं पता पिछले साल की स्टार्टिंग में कितना इम्पैक्ट आएगा। तो इन क्रक्स क्वेश्चन कह गया इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर। ये जो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है ना, अगर एक लाइन में समअप करूँ तो उसका मतलब यही है, अगर इम्प्रैक्टिकेबल है प्रीवियस ईयर भी और पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस भी, तो मैं सारी एडजस्टमेंट कहाँ करूँगा, मैं सारी एडजस्टमेंट जो भी करनी है वो करंट ईयर में ही करूँगा। मैं प्रीवियस ईयर जो था उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करूँगा, और मैं ओपनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर में भी कोई भी छेड़खानी
नहीं करूंगा, मैं उसमें भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं डालूंगा, उन दोनों को रीस्टेट नहीं करूंगा। इतनी बात क्लियर? तो चलो इस पेज को मैं कंक्लूड करता हूं। इस पेज का कंक्लूजन ये है कि मैं रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करने वाला, करंट ईयर से अप्लाई करूंगा और पिछले साल के बैलेंसेस में कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। डेल्टा लिमिटेड मैनेजमेंट कंसिडर्ड हाउ टू अकाउंट फॉर ईच ऑफ द टू एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग चेंज। टू एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो रिवैल्यूएशन का चेंज और दूसरा डेप्रिसिएशन का चेंज। They determined that it was not practicable to account for a change to a fuller component approach retrospectively। यही मैंने बोला था। अगर ये नहीं भी बोलता ना, इस पैराग्राफ से मीनिंग निकल के आ रहा है। वो कह रहा है ना कि हमारे पास वैल्यू जो आई है वो कब की आई है? 20x2 की शुरुआत की, मतलब पिछले साल की वैल्यू है ही नहीं, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम लगा ही नहीं सकते। और फर्दर बोलते हैं एंड टू अकाउंट फॉर दैट चेंज प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम एनी ईयर दैट स्टार्ट फ्रॉम 20x2। Also, the change from a cost model to revaluation model is required to be accounted for prospectively. Thus, management concluded that it should apply Delta's limited new policy prospectively from the start of 20x2। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे कह रहे हैं कि भैया टैक्स रेट इतना है। 20x1 के एंड में जो आपका बैलेंस था वो था जी 11,000 रुपए का। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 20x2 ओल्ड बेसिस, पुराने मेथड के अकॉर्डिंग आपका डेप्रिसिएशन इतना बनता। जो इंजीनियरिंग सर्वे में निकल के आया वो आया कि आपकी वैल्यूएशन इतनी है, एस्टिमेटेड रेजिडुअल लाइफ इतनी है और जो रिमेनिंग लाइफ है वो कितनी है जी? 7 साल। डेप्रिसिएशन ऑन एग्जिस्टिंग पीपीई फॉर 20x2 न्यू मेथड इज 2000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रेलेवेंट नोट फॉर डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 8। हमने कहा ठीक है। देखो पहले ना थोड़ा सा अकाउंटिंग की बात करते हैं, ऑल्दो अकाउंटिंग मांगी नहीं है बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए। देखो जब आप बात कर रहे हो 20x2 की, ठीक है, साल की शुरुआत ये मान लो आपका है 1/1x2, ये है 31/12x2। ठीक है, साल की शुरुआत में आपकी पीपीई कितनी है जी? 11,000 रुपए की नेट बैलेंस। वैल्यूएशन कितनी करके दी है उसने आपको? 17,000। अब कौन से दिन की दी है? ये वैल्यूएशन दी है आपको 20x2 के बिगिनिंग की, एंड की नहीं दी है, याद रखना। ठीक है, 17,000। तो जब आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे आओगे तो आप कॉस्ट से रिवैल्यूएशन पे आओगे, फेयर वैल्यू पे आओगे, तो आपकी फेयर वैल्यू है 17,000, तो आप इसको चेंज करके कितना कर दोगे? 17,000। ये आपकी रिवाइज पीपी की वैल्यू हो जाएगी। और जो 6,000 का आपने गेन बुक किया है वो आप कहाँ ले जाओगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ये होगा एज पर इंड AS 16। इंड AS 16 बोलता है जब भी आप रिवैल्यूएशन करते हैं और आपकी जो फेयर वैल्यू है वो कॉस्ट से ज़्यादा है एंड यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जब आप फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन करते हैं तो और आपको गेन है तो आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाते हैं, विच इज RROCI, जिसे हम रिवैल्यूएशन रिजर्व OCI कहते हैं बेसिकली। अब जैसे ही आप RROCI में लेके जाओगे, आपको ना यहाँ पे टैक्स रेट दिया हुआ, देखो कितना परसेंट? 30%। तो आपको 30% का इम्पैक्ट भी लेना होगा, करेक्ट। अभी के लिए एक बार इग्नोर मार के चलते हैं, जब लास्ट में इस आंसर को पढ़ेंगे, नोट दिखाएंगे, वहां पे आपको इसका इम्पैक्ट दिखा दूंगा। अभी के लिए फॉर द टाइमिंग टेक्स्ट को छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकालना चाहूँ, मैं कह रहा हूँ 17,000 की उसकी वैल्यू है, 3,000 की उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, 7 साल की उसकी लाइफ है, तो कहना इसे 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये नहीं भी देता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, अब जब मैं करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो मैं कितना लगाऊंगा? मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा जी 2,000। तो यहाँ पे ना आपको एक चीज और समझ जानी चाहिए, जैसे अगर मैं पिछली पॉलिसी में रहता तो मैं डेप्रिसिएशन लगाता 1,500, अब मैं लगा रहा हूँ 2,000। तो इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ चेंज इन पॉलिसी मेरा जो नया डेप्रिसिएशन आ गया वो 2,000 का आ गया, और जो मेरा इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन हो गया वो 500 हो गया। प्लस एक और छोटी सी चीज याद रखना, जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व है, इसमें से टैक्स माइनस कर दो 30%, तो इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ न्यू पॉलिसी जो आपका नेट रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा वो आएगा 4,200 रुपीज, 6,000 माइनस 30%। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का इम्पैक्ट, करेक्ट। तो करंट ईयर में मेरी एंट्री क्या क्या होंगी? एक एंट्री होगी 1/1x2 को एंट्री होगी रिवैल्यूएशन की, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व OCI 6,000 से। ठीक है, पहली एंट्री। 31/12x2 को मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री डालूंगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी मेरे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपीई, कितने आएगा? 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आएगा। मेरे लिए इसकी कोई भी कीमत नहीं है क्योंकि ये ओल्ड बेसिस पर है, करेक्ट। मैं अभी टैक्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि टैक्स क्वेश्चन ने देखो आपसे अकाउंटिंग तो मांगी नहीं है, तो अभी के लिए हम इग्नोर करके चलते हैं। हम एक बार बेसिक अकाउंटिंग याद कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं कि इंड AS 16 में हमने क्या पढ़ी थी। साथ साथ आप एक एडजस्टमेंट और डालोगे विच इज ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व। याद करो हमने ये चीज पहले पढ़ी है कि जब भी आप
रिवैल्यूएशन करते हो, इंक्रीज करते हो, फिर डेप्रिसिएशन लगाते हो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व से भी ट्रांसफर करनी होती है P&L में। P&L अकाउंट डेबिट टू RROCI कितना था, 6000 था, डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा। ये तो हो गई मेरे दोस्त अकाउंटिंग, जो मेरी करंट ईयर की अकाउंटिंग होगी, ठीक है। और जो मेरे क्लोजिंग बैलेंसेज आएंगे, मेरे क्लोजिंग बैलेंसेज विल बी, पीपी आएगा मेरे दोस्त 17,000 माइनस 2,000 का डेप्रिसिएशन, तो 15,000 का पीपी आ जाएगा। आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का आ जाएगा, 6,000 का आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व बुक किया था, माइनस ये जो भी वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है कैलकुलेट कर लें एक बार। ये आ रही है मान लो 860 रुपीज़, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ये आ जाएगा जी 5140। याद रखना दीज आर बैलेंसेज एक्सक्लूडिंग टैक्स, मैंने कोई टैक्स का इम्पैक्ट लेके नहीं, मैंने आपको सिंपल बेसिक इंडिया 16 में क्या थी वो चीज़ें समझा दी है, ठीक है। क्वेश्चन ने मांगा नहीं था, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बताना, बाद में बोलोगे मैंने बताया नहीं, बट अब मैंने बता दिया, ध्यान रखना। तो ये आपकी एडजस्टमेंट होगी। तो अगर आपको बोला जाए कभी कि बताओ कि क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होगी, एडजस्टमेंट होगी, तो आप ये चीज़ें बोल दोगे कि अब मेरा डेप्रिसिएशन इतना है, ये चीज़ें इतनी है। अब मुझे क्या बताना है, मुझे नोट बनाना है। नोट बना लेते हैं यार, नोट बनाने में क्या है, नोट बनाने के लिए मैंने आपको बोली थी ये सारी चीज़ें लिख देना, यही लिखना है। लो जी, देखो अगर मैं नोट ना भी पढ़ूँ तो मैं क्या लिखूंगा, गिव द डेट फ्रॉम विच पॉलिसीज आर चेंज, कैन आई से फ्रॉम 20x2। हमने पॉलिसीज चेंज करी है, क्या चेंज करी है, तो हम बोलेंगे एक तो कंपोनेंट अकाउंटिंग वाली लेकर आए, एक रिवैल्यूएशन वाली लेकर आए। क्यों चेंज करी है, तो हम बोलेंगे कि जी ऑल्दो लिखा नहीं है, बट फिर भी हम यही बोलेंगे दिस इज अ वॉलंटरी चेंज बाय द मैनेजमेंट, इसकी वजह से मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा कि मुझे ये चेंज कर लेना चाहिए। नोट बनाना है ना, तो नोट पे ज्ञान तो लिखना पड़ेगा। फिर आप लिखोगे आपने इसे रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया था प्रोस्पेक्टिवली, तो आप बोलोगे जी बिकॉज ऑफ इम्प्रैक्टिकेबलनेस। क्यों इम्प्रैक्टिकेबल था उसका रीजन दे देना कि जी इम्प्रैक्टिकेबल इसलिए था कि हमारे पास पुराना डेटा नहीं था या पुरानी चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे आप बोलोगे क्या, यहाँ पे बोलोगे कि हमारे पास ना पहले इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, प्लस सर्वेयर हमने लगाया था, सर्वेयर ने हमें करंट ईयर में इन्फॉर्मेशन दिया, इसीलिए हम पिछले साल में डेटा एप्लीकेशन नहीं कर सकते पॉलिसी का, इसीलिए हमें कब करना पड़ा, प्रोस्पेक्टिवली करना पड़ा। इम्पैक्ट बता देना, इम्पैक्ट हमने निकाल ही लिया है, और ये तो ऊपर वाले में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना भी लिख दोगे, आपका 8-10 लाइन भी हो जाती है, तो भी आपका नोट पूरा हो गया, ठीक है। मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 20x2 इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी है पीपीई की, ताकि इन्होंने दो चीज़ें लगा दी है, साथ साथ रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया है, प्लस मैनेजमेंट का व्यू है कि अब रिलायबल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसीलिए हमने पॉलिसी चेंज करी है, प्लस हमने प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करी है, क्योंकि पिछले सालों में लगाना पॉसिबल नहीं था। अडॉप्शन की वजह से, अडॉप्शन का पिछले सालों में कोई इम्पैक्ट नहीं है, और जो करंट ईयर में इम्पैक्ट है वो ये देख लीजिए। देखो पीपीई कितने से बढ़ गया साल की शुरुआत में, 6000 से, ठीक है। डेफर्ड टैक्स को एक बार छोड़ दो, रिवैल्यूएशन रिजर्व को एक बार छोड़ दो, और डेप्रिसिएशन कितने से बढ़ गया, 1500 वैसे लगता, हमने 2000 लगाया तो 500 से बढ़ गया। तो 500 पे जो टैक्स का इम्पैक्ट होगा, 500 इंटू 30%, 150, तो टैक्स एक्सपेंस आपका 150 से कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही खर्चा बढ़ाओगे टैक्स कम हो जाता है, क्योंकि इनकम कम हो जाती है। टैक्स खर्चा बढ़ाया, इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई, टैक्स कम हो गया, इसीलिए जैसे आपने डेप्रिसिएशन का खर्चा बढ़ाया 500 से, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग 30% से टैक्स कम हो गया। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको ये और बता देता हूँ, ऑल्दो ये यहाँ पे कवर नहीं है क्योंकि ये सब इंड AS 12 का पार्ट है, बट फिर भी चलो अभी समझ ही लो आ गया है। तो देखो हुआ क्या, आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ाया 6000 रुपये से, ठीक है। स्टैंडर्ड कहता है भैया आप गेन बुक कर रहे हो ना, तो गेन पे टैक्स की लायबिलिटी भी तो होती है, वो भी तो बुक करो। तो आप क्या करोगे, एक एंट्री डालोगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाओगे, और रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट कर दोगे 6000 के 30% से, विच इज़ 1800। तो नेट में आपका जो रिवैल्यूएशन रिजर्व बचेगा वो 6000 ये था, 30% का आपने इसमें से टैक्स हटा दिया, कितने का बच गया, 4200 का, और 1800 की आप टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर दोगे, ये लिखा हुआ है। इससे क्या किया, आप टैक्स का प्रोविजन इंक्रीज कर दोगे 1800 से, और रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने से बढ़ जाएगा, 6000 माइनस 1800, 4200 से। तो जो नेट एंट्री आएगी बनकर, वो नेट एंट्री क्या आएगी वो बता देता हूँ, पीपीई अकाउंट डेबिट 6000 टू रिवैल्यूएशन रिजर्व OCI 4200, तो टू टैक्स 1800। क्यों किया फिर बता दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भैया 6000 से वैल्यू बढ़ा रहे हो, गेन है तो गेन पे आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बट सिंस नोशनल गेन है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स। सिंस आपको देना पड़ेगा, आपकी नुकसान होगा, तो ये आपकी क्या बनेगी, लायबिलिटी बनानी है, इसीलिए मुझे क्रेडिट करना पड़ा।
तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1800। ठीक है, बाकी जब आप इंड AS 12 में जाएंगे वहाँ पे इसके ऊपर डिटेल में हमने चर्चा करी है कि कब कैसे डेफर्ड टैक्स आपको बनाना होता है। अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि जी जो भी मैंने गेन बुक कर रहा हूँ उसका जो भी टैक्स रेट है, यहाँ पे कितना दिया 30%, मेरे को उतना क्या बनाना है, टैक्स की लायबिलिटी बनानी पड़ेगी डेफर्ड टैक्स की। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि उससे का डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन इतना होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व इतना हो जाएगा। ठीक है जी, तो कुल मिला के मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो कभी भी नोट बनाना हो तो सिर्फ इतने से आपका गुजारा हो सकता है। इतने के बेसिस पे लिख देना और थोड़ा बहुत क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेना, जैसे क्वेश्चन ने जो ज्ञान दे रखा है इसी से लैंग्वेज से बनाओगे ना तो आपका आंसर बन जाएगा। चलो जी, अब समझते हैं प्रायर पीरियड एरर्स के बारे में। वैसे तो देखो अभी तक हम अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्कशन कर चुके हैं और मॉड्यूल अगर आप खोलोगे, स्टडी मटेरियल खोलोगे आईसीआई का, तो उसके अंदर इसके बाद एस्टिमेट्स डिस्कस है। पर ठीक है, फॉर द टाइम बिंग मैं एस्टिमेट्स में नहीं जा रहा हूँ, पहले हम एरर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एस्टिमेट्स डिस्कस करेंगे। जब हम बात करते हैं एरर्स की तो हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जी प्रायर पीरियड एरर्स क्या होती है, थोड़ी देर में बात करता हूँ, क्या मीनिंग है, क्यों होती है, कैसे अकाउंटिंग करेंगे और क्या डिस्क्लोजर्स होंगे। ठीक है जी, तो अब अगले 10 से 12 मिनट 15 मिनट ले लो, चलो आप सिर्फ सुनेंगे, समझेंगे, लिखने का कोई काम नहीं करना, लिखी हुई सारी की सारी चीजें हैं, तो जब एक बार समझ लेंगे उसके बाद जो लिखा हुआ है उसे रीड भी करा दूंगा। तो बस सिर्फ सुनने और समझने पे ध्यान लगाना और कुछ मत करना। ठीक है, देखो एरर क्या होता है, एरर मीन मिस्टेक, गलती हुई है जी। हम अपनी डेली लाइफ में बोल रहे हैं, डेली लाइफ में मल्टीपल टाइम्स हमसे गलती हो जाती है। मान लीजिए कभी कोई खाना बना रहा है, खाने में चाय बना रहा है, मान लीजिए चाय बना रहा है, चीनी डालनी थी, गलती से नमक डाल दिया, गलती है, हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेम वे में जब आप अकाउंट्स बनाते हो ना तो गलतियां हो जाती हैं, ह्यूमन ही तो हो, ह्यूमन से गलती होना बड़ा कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। तो स्टैंडर्ड भी ये कहते हैं कि ठीक है गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं है, तो गलती को ठीक तो करना पड़ेगा ना, करेक्ट। तो पहले हम बात करते हैं गलतियां क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्यों होती है। अगर मैं अकाउंट्स में गलतियों की बात करूं, छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिए हैं ताकि आपको गलतियां समझ आ सके। जैसे डेप्रिसिएशन है, मान लीजिए आपको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना था 10% पे, आपका 10% का रेट था डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने का, आपने गलती से 5% पे कर दिया। तो अगर आपका डेप्रिसिएशन, मान लो आपका एसेट था 10 लाख का, आपका आइडली डेप्रिसिएशन निकलना चाहिए था 1 लाख, जब आपने 5% पे किया तो निकला जी 50,000, करेक्ट, गलती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री को आपको वैल्यू करना था फीफो पे, आपने कहा ठीक है मुझे पता है अकाउंटिंग पॉलिसी फीफो है, मैं फीफो पे वैल्यू करूंगा। होना कैसे चाहिए था वैल्यूएशन, आपने कहा था यूनिट से 570 रुपये एक यूनिट का रेट है, तो आपकी इन्वेंट्री होती 35,000। गलती से बाय मिस्टेक जब आप काम कर रहे थे, आपका कहीं और ध्यान था, आपको कोई फोन आ गया था, जिस वजह से आपका कंसंट्रेशन बिगड़ गया और जो अकाउंटेंट है उसने क्या कर दिया, 70 रुपये की जगह 700 रुपये कर दिया, और जो 35,000 रुपये की इन्वेंट्री थी वो बढ़ा के कितने की कर दी, 3.5 लाख रुपए की। गलत है, गलती है। सेम वे में डेटर है, डेटर पे क्या है, 5 करोड़ रुपए का डेटर था, फरवरी में आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि भैया डेटर हमारा क्या हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। जब डेटर बैंकक्रप्ट हो गया तो आइडली मुझे उससे कुछ मिलना नहीं है, मुझे उसका क्या कर देना चाहिए, प्रोविजन बना देना चाहिए। तो ड्यूरिंग द ईयर आइडली मुझे उसका प्रोविजन बना देना चाहिए था, बट मैंने नहीं बनाया। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलती है ना, चाहे आपने जानबूझ के नहीं बनाया या अनजाने में नहीं बनाया, वट एवर बी द सिचुएशन, बट गलती तो गलती है। आपको ये अकाउंटिंग करनी चाहिए थी जो आपने अकाउंटिंग नहीं करी। तो इन क्रक्स एरर मीन समथिंग जो होना चाहिए था जो नहीं हुआ। किस वजह से हो सकता है, या तो कोई मिसस्टेटमेंट है या कोई ओमिशन है। मिसस्टेटमेंट, कोई नंबर गलत प्लस कर दिया, गलत माइनस कर दिया, कोई पॉलिसी गलत लगा दी। ओमिशन मतलब भूल गए जी करना, जैसे डेटर का प्रोविजन था, बैंकक्रप्ट हो गया, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी बट हम भूल गए। तो गलतियां हो क्यों सकती है, गलतियां हो जाती है जी मिसस्टेटमेंट की वजह से या एरर की वजह से। जानबूझ के भी हो सकती है, अनइंटेंशनल भी हो सकती है, मतलब फ्रॉड भी हो सकती है, अनइंटेंशनल भी हो सकती है। जैसे डेटर की सिचुएशन है, मैनेजमेंट कह रही है अरे यार अगर मैंने 5 करोड़ का प्रोविजन बना दिया तो मेरा प्रॉफिट तो 5 करोड़ से नीचे चला जाएगा। प्रॉफिट नीचे चला गया, डायरेक्टर सोच रहा है मेरा कमीशन की बैंड बच जाएगी, इसलिए उसने क्या किया, मान लो डायरेक्टर का कमीशन प्रॉफिट के ऊपर बेस था, प्रॉफिट का 10% उसे मिलना था मान लो, तो जैसे ही वो 5 करोड़ का प्रोविजन डालेगा, प्रॉफिट 5 करोड़ से नीचे जाएगा, उसका जो बोनस है, जो कमीशन है, वो 50 लाख रुपए से कम हो जाएगा, सूखा सूखा, करेक्ट और रॉन्ग। तो उसने कहा मैं नहीं बना रहा। तो दिस कैन बी अ इंटेंशनल आइटम ऑल्सो, मतलब आप बोल सकते हो कि एरर इंक्लूड्स फ्रॉड ऑल्सो। इतनी बात क्लियर। तो अभी तक मैंने सिर्फ ये आपको समझाया कि देखो
एरर है, गलतियां हैं, हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो गई है तो हमें उसे ठीक करना है। अकाउंटिंग एरर में जहाँ पे भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गलत अप्लाई कर रहे हो, कोई जोड़ घटा सम माइनस गलत कर रहे हो, कोई फ्रॉड कर रहे हो, आप कुछ भूल गए हो, आप किसी चीज़ को एनालाइज गलत किया है, आपने कोई पॉलिसी गलत तरीके से लगा दी है, तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से गलतियां हो सकती है। सिंपल शब्दों में गलतियां, एरर इज नथिंग मोर देन मिसस्टेटमेंट और ओमिशन। अब इट कैन बी अनइंटेंशनल, इट कैन बी इंटेंशनल ऑल्सो। इतनी बात क्लियर। स्टैंडर्ड बताते हैं कि कुछ कॉमन तरीके की गलतियां जो जनरली हो जाती हैं, जैसे मैथमेटिकल मिस्टेक, जैसे हमने यहाँ 10% की जगह 5% ले लिया, 70 की जगह 700 ले लिया, दिस इज अ मैथमेटिकल मिस्टेक। जहाँ पे आपने नंबर गलत ले लिया, टोटल गलत लगा दिया, मल्टीप्लाई गलत कर दिया, दिस इज अ मैथमेटिकल मिस्टेक। मिस्टेक इन अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, आपने जो पॉलिसीज है अपनी वो गलत तरीके से लगा दी। मान लीजिए आपको फीफो पे इन्वेंट्री वैल्यू करना था, आपने गलती से वेटेड एवरेज पे कर दिया। ऑन द अदर साइड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड कहता है कि फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी को बहुत लिमिटेड केस में सेट ऑफ कर सकते हो, नेट ऑफ कर सकते हो, आपने कर दिया। डेफर टैक्स एसेट, डेफर टैक्स लायबिलिटी को नेट ऑफ कर दिया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, जनरली कॉस्ट मॉडल पे जाती है क्योंकि इंडेस 40 बोलता है, आपने गलती से रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले ली। तो देयर कैन बी मिस्टेक इन अप्लाइंग पॉलिसीज ऑल्सो। नेक्स्ट इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, आपने फैक्ट्स को सही से नहीं समझा। अब जैसे होता क्या है, आपने पढ़ा होगा इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अगर कोई भी इवेंट हुई है जो बैलेंस शीट डेट के बाद है, तो आइडली हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए क्या वो एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अगर एडजस्टिंग इवेंट है तो हमें उसकी अकाउंटिंग एंट्री लेनी, अदरवाइज नहीं लेनी। यही होता था। सेम वे में आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया, आपको लगा नहीं ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बल्कि ये एडजस्टिंग होनी चाहिए थी। आपने बोला कि ये नॉन एडजस्टिंग है इसलिए मैं कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं डाल रहा, बट हो सकता है वो एडजस्टिंग इवेंट थी, तो आपसे मिस इंटरप्रेट हो गए फैक्ट्स। आप कोई चीज भूल गए, आप ओमिशन कर गए, एंट्री डालनी छूट गई, या फ्रॉड की वजह से आपने कोई एरर किया। तो दिस इज द बेसिक प्रीमाइसेस ऑफ एरर, कि एरर क्या होती है, कैसे हो सकती है, किस तरीके की होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको पता होनी चाहिए थी इसलिए बता दी। अब इसको ध्यान से देखना। एक बात बताओ, जब आप गलती की बात करते हो, एरर की बात करते हो, क्या गलती हमेशा करंट ईयर में ही होगी या पिछले सालों में भी गलती होके आ सकती है? मान लो पिछले साल मैंने डेप्रिसिएशन का रेट गलत लिया, पिछले साल मैंने इन्वेंट्री की गलत वैल्यूएशन करी, हो सकती नहीं हो सकती? गलती कब पकड़ी जाती है? करंट ईयर की हो सकता है करंट ईयर में पकड़ी जाए, हो सकता है अगले साल जाके पकड़ी जाए, हो सकता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने ना एक तरीके से इन एरर्स को दो हिस्सों में बांट दिया। एक उसने बोला करंट ईयर की एरर, जो अभी साल चल रहा है, मान लीजिए 2023-24 चल रहा है, सितंबर 2023 को आपको कोई गलती पता लगी, तो आपको गलती पता लग गई ना कि यार मैंने करंट ईयर में गलती करी है, तो आप क्या करोगे, उसे ठीक कर दोगे। तो स्टैंडर्ड कहता है अगर ड्यूरिंग द ईयर आपको कोई गलती पता लग गई है और करंट ईयर से ही रिलेटेड है, तो इससे पहले कि अकाउंट्स फाइनलाइज हो, साइन हो, डायरेक्टर उसे साइन करे, आप गलती को ठीक कर दो। इसके लिए स्टैंडर्ड बहुत सिंपल है। अगर आपको करंट ईयर की गलती मिली है, ठीक करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट गलती हो सकता है पिछले सालों से रिलेटेड हो सकता है पिछले साल की गलती हो सकता है उससे पिछले साल की गलती हो सकता है 4 साल पहले की गलती हो। गलती तो कभी की भी हो सकती है। तो कोई भी ऐसी गलती जो करंट ईयर की है वो तो करंट ईयर एरर कहलाएगी, और कोई भी ऐसी गलती जो पिछले सालों की है उसे क्या बोलोगे जी, प्रायर पीरियड एरर। मैं ये नहीं कह रहा कि इट इज अ प्रीवियस ईयर एरर, आई एम सेइंग प्रायर पीरियड एरर। क्यों? मान लीजिए आपका करंट ईयर है 2023-24, तो प्रायर ईयर्स क्या क्या हो सकते हैं, 2022-23, 2021-22, 2020-21, सारे जो पहले साल चले गए, पुराने साल जितने भी चले गए, वो सारे प्रायर ईयर्स होंगे। तो कोई भी गलती जो या तो पिछले साल हुई है, या उससे पिछले साल हुई है, या उससे पिछले साल हुई है, या पीछे सालों में कभी भी हुई है, उसे कहा जाता है जी प्रायर पीरियड एरर। इतनी बात क्लियर? मीन्स प्रीवियस ईयर्स की गलती, प्रीवियस ईयर की गलती नहीं बोल रहा, प्रीवियस ईयर्स कभी की भी गलती हो सकती है। ठीक है, अब हमें जो डिस्कस करना है वो जी ये डिस्कस करना है। अगर ये ध्यान दो तो हमने टॉपिक की हेडिंग भी क्या दी थी, प्रायर पीरियड एरर्स। तो अब यहां से आपको ये समझ आ जाना चाहिए, अगर मैं मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो प्रायर पीरियड एरर कौन सी एरर होगी, ऐसी एरर जो प्रायर पीरियड में हुई है, जो पिछले सालों में हुई है, उसे कहा जाता है जी प्रायर पीरियड एरर। क्यों होती है जी गलती जी? जानबूझ के हो सकती है, अनइंटेंशनल हो सकती है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, मिसस्टेटमेंट हो सकती है, ओमिशन हो सकती है, प्लस दी ये जो आपने 5 तरीके की एरर पढ़ी ये तो हो ही सकती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक छोटी सी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, देखो जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, जो जो चीजें हमने आपको
आपके लिए लिखी हुई है जो अभी हम रीड करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम का आंसर लिखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। और जो भी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं हमने सब लिखी हुई है, ये अभी हम एक एक करके सारी रीड करेंगे, और रीड करने के बाद ये चीज़ें आपको अपने एग्जाम में कम से कम लिखनी है, याद रखिएगा ये चीज़। चलो मेरे दोस्त, मुझे एरर तो समझ आ गई। अब एरर किस चीज़ में हो सकती है? डेप्रिसिएशन का केस था, एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके की एरर हो सकती है। डेप्रिसिएशन का केस था, 10% की जगह आपने क्या कर दिया, 5% ले लिया, 5% की गलती कर दी। दिस इज किस तरीके की गलती है? आपने मेजरमेंट में गलती करी है। सेम वे में सोचो, आपका लोन था, लोन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, नॉन करंट लायबिलिटी है, करेक्ट। गलती से आपने करंट लायबिलिटी में प्रेजेंट कर दिया। इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट में आना चाहिए था, गलती से आपने अदर एक्सपेंस में दिखा दिया। गलती तो है ही ना, आप प्रेजेंटेशन में अगर भी कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो वो भी गड़बड़ी है। तो एरर हो सकती है मेरे भाई मेजरमेंट में, आप वैल्यू निकालने में गलती कर रहे हो। प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर में आप उसे जैसे प्रेजेंट करना था आपने गलत कर दिया। फॉर एग्जांपल आपको पीपीई है, पीपीई आपका नॉन करंट एसेट होता है, बात मानते हो मेरी? बिल्कुल सही बात है। गलती से करंट एसेट में प्रेजेंट कर दिया, सही है गलत? बिल्कुल गलत है, करेक्ट। इसके अलावा गलती हो सकती है मेरे दोस्त रिकॉग्निशन में। रिकॉग्निशन होता है कि किसी चीज की एंट्री कब डालनी है, कब उसे बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू है, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होता है? जब आपकी सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गई है, आपने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया है, करेक्ट। अब आपने क्या किया, अभी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी नहीं हुई है, फिर भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक पेन सेल करूंगा, तो जब तक मैं आपको पेन सेल नहीं करता, आपके पास पेन ट्रांसफर नहीं होता, मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी नहीं है, मैं रेवेन्यू बुक नहीं कर सकता। बट मैंने बुक कर लिया, आपसे पैसे आ गए, मैंने बुक कर लिया, गड़बड़ है। तो आपने रिकॉग्निशन में जब जिस समय एंट्री डालनी चाहिए थी उसकी एंट्री नहीं डाली है, तो रिकॉग्निशन में भी गड़बड़ हो सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं इन तीनों को क्लब कर दूं ना, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, एक्चुअली आपको आंसर में लिखना है इसीलिए बताया, नहीं तो सिंपल सी चीज़ है भैया, अकाउंटिंग में गलती हुई है, चाहे रिकॉग्नाइज करने में हो, मेजर करने में हो, चाहे प्रेजेंट करने में हो, गलती कहाँ हुई है? अकाउंट्स में, ठीक है जी। अब गलती कर दी पिछले सालों में, प्रायर पीरियड एरर, पिछले सालों में गलती कर दी, इस साल गलती से पता लग गया कि भैया गलती हुई है, तो क्या करूं? मतलब मान लीजिए मैं 2023-24 में बैठा हूं, मान लो 1 सितंबर 2023 को मुझे पता लगता है कि यार पिछले साल कुछ गड़बड़ हो गई थी, पता लग गया, आई हैव फाउंड अ मिसस्टेटमेंट, आई हैव फाउंड अ प्रायर पीरियड एरर। तो मुझे क्या करना है? देखो गलती पता नहीं लगती तो हम हमेशा मानते रहते कि हाँ हमारे अकाउंट्स ठीक है, कोई समस्या नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? गलती पता नहीं लगती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम मानते रहते सब ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट गलती पता लग गई तो क्या करूं? तो स्टैंडर्ड कहता है बाय चांस आपको पता लगा है कि आपने पिछले सालों में कोई गलती छोड़ दी है, तो देखो गलती कैसी थी। क्या कोई बड़ी गलती थी? मटेरियल एरर थी। मटेरियल मींस समथिंग व्हिच कैन अफेक्ट द जजमेंट ऑफ यूजर, इट कैन बी क्वांटिटेटिव, इट कैन बी क्वालिटेटिव। क्या कह रहा हूं? क्या वो मटेरियल एरर है? मटेरियल एरर मतलब कोई ऐसी गड़बड़ जो यूजर्स की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकती थी। फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, आपने सही नहीं दिखाई, गलत दिखा दी, आपने दिखाया कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ही नहीं है या कम दिखा दी। अब यूजर्स की जजमेंट को अफेक्ट पड़ता है उससे कि अच्छा हाँ कंपनी की कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है, सब कुछ नॉन रिलेटेड पार्टी के साथ है, तो झोलझाल होने के चांसेस थोड़े कम है, ये यूजर सोच रहा है, करेक्ट और रॉन्ग। तो जो भी चीज आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो वो यूजर की डिसीजन को हो सकता है अफेक्ट करे, हो सकता है ना करे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक झाड़ू खरीदी जी, मुझे नहीं पता कितने की आती है बट ठीक है, मान लो 100-125 रुपए की झाड़ू खरीदी, गलती से आपने वो अदर एक्सपेंस में डालने की जगह पेरोल में डाल दिया, कोई फर्क पड़ेगा यूजर को? यूजर कहेगा यार भाई झाड़ू खरीद, कुछ भी खरीद, मुझे क्या फर्क पड़ता है 100 रुपए 125 रुपए की चीज में, करेक्ट। तो आपको देखना पड़ेगा क्या जो गड़बड़ है वो मटेरियल है या इममटेरियल है, या उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इममटेरियल एरर है तो छोड़ दो, हमें ठीक करने की जरूरत नहीं है, छोटी सी गलती थी, ठीक है, झाड़ू का खर्चा था, आपने अदर एक्सपेंस की जगह पेरोल में डाल दिया, मरने दो ना यार, 100 रुपए के लिए कोई दुखी थोड़ी ना होगा। मान लो रिलायंस की बैलेंस शीट है, करोड़ों की बैलेंस शीट है, 100 रुपए के लिए क्या वो दुखी होंगे? नहीं होंगे ना, छोड़ दो। तो अगर इममटेरियल एरर है इग्नोर मार देना, बट एक चीज याद रखना, जानबूझ के मत करना ऐसी कोई गलती। मतलब झाड़ू वाली तो छोड़ दो, मतलब गलती इसलिए मत करना कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन अचीव करनी है, जैसे हमने अकाउंटिंग पॉलिसी में डिस्कस किया था। ठीक है, अगर किसी अकाउंटिंग पॉलिसी का इम्पैक्ट इममटेरियल है तो आप उसे छोड़ सकते हो, बट इट शुड नॉट बी डन विद अ कंटेंशन, विद अ इंटेंशन
टू चीट द अदर पर्सन। आप अपने अकाउंट्स को गलत तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो, इसलिए आपने गलती छोड़ी, इसलिए आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं किया, तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि आपका कंटेंशन क्या है? आपका कंटेंशन है अकाउंट्स को वो दिखाना, अकाउंट्स को विंडो ड्रेस करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को विंडो ड्रेस करना जो वो है नहीं। लोगों को वो चीज दिखा रहे हो जो वो है नहीं, तो वो चीज अलाउड नहीं है। तो स्टैंडर्ड ने कहा अगर इमटेरियल एरर है छोड़ दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट शुड नॉट बी डन विद द इंटेंशन टू अचीव अ पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। जिस तरीके से हमने अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करी थी सेम ही है, कोई फर्क, ठीक है। अगली बात, इमटेरियल एरर थी, मुझे समझ आ गया कि मुझे भैया झाड़ू मैंने अगर ऊपर नीचे कर दिया अकाउंटिंग, मुझे कुछ नहीं करना, बट मटेरियल एरर है। मान लो मेरा 100 करोड़ का रेवेन्यू है जिसमें मैंने 10 करोड़ का रेवेन्यू गलत बुक कर दिया, वो आइडली अभी बुक ही नहीं होना चाहिए था, उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी नहीं हुई थी, वो अगले साल बुक होना चाहिए था, मतलब मैंने एरर कर दी। मतलब पिछले साल आपने जो रेवेन्यू बुक किया वो इस साल बुक होना चाहिए था, करंट ईयर में होना चाहिए था, बट आपने गलती से लास्ट ईयर में कर दिया, गड़बड़ तो हो गई। तो अगर कोई बड़ी गलती हुई है, स्टैंडर्ड कहता है भैया ठीक करनी पड़ेगी, ये तो बड़ी गलती है। छोटी मोटी गलती तो हर जना इग्नोर कर देता है, हम घर में छोटी मोटी बहुत सारी गलतियां करते हैं, हमारे पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, बट जब कोई बड़ी गलती करते हैं, गलती से कुछ पैसे चुराने की कोशिश कर लें, तो मम्मी पापा पिटाई करते हैं ना, सेम वे में स्टैंडर्ड भी यही कह रहा है, छोटी गलती है इग्नोर मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी गलती है करेक्ट कर देना। करेक्ट कैसे करोगे? करेक्ट करोगे जी रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट से, टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल। जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी में था ना, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब मानते हो कि शुरुआत से आप उस अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो, सेम वे में एरर में क्या करोगे? रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट मतलब जब गलती हुई थी ना उसी दिन से ठीक करो, उस दिन के बाद से जो जो अकाउंट्स में चेंज होना है सारा कर दो। ओ स्टैंडर्ड ने इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट दे दी, बट अकाउंटिंग पॉलिसी की तरह सेम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइन वही सेम, टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी में थी, जितना पॉसिबल है प्रैक्टिकेबल है। मतलब अगर आप रीजनेबल एफर्ट करने के बाद भी उसे ठीक नहीं कर सकते तो मत करो, बट अगर कर सकते हो तो पिछले साल को रीस्टेट कर देना, या उससे पहले की गलती है तो उसे रीस्टेट कर देना। इतनी बात क्लियर? तो अभी मैंने सिर्फ ये कंक्लूड किया, इमटेरियल एरर है मैं इग्नोर कर दूंगा, मटेरियल एरर है तो मैं क्या करूंगा? करेक्ट करूंगा। करेक्ट कैसे करूंगा? रेट्रोस्पेक्टिवली करेक्ट करूंगा, टू द एक्सटेंट इट इज प्रैक्टिकेबल। इतनी बात डन है, चलो अच्छी बात है। अब बस 2-4 मिनट मेरे साथ और बने रहो, इतनी देर मेरे साथ मेहनत कर लिए तो खत्म करते हैं इस टॉपिक को। देखो रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट क्या होती है एक बार वो समझ लेते हैं। जब एरर हुई थी आपको तब से उसे ठीक करना है, मतलब जो भी एरर का इम्पैक्ट है, जिस भी साल में इम्पैक्ट है उसको ठीक करो। कैसे? देखो जरा, मान लीजिए ये आपका करंट ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपके अर्लियर ईयर्स है, मतलब प्रीवियस ईयर से पहले वाले साल, ठीक है। एक गलती आपने यहाँ पे करी एरर 1, एक गलती आपने प्रीवियस ईयर में करी, एक गलती आपने अर्लियर ईयर्स में करी है। हमने कहा ठीक है, एरर 1 करंट ईयर की गलती है, मैंने कहा था अगर करंट ईयर की गलती है तो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ठीक कर दो, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि आप करंट ईयर में ठीक करो, आगे बढ़ो। एरर नंबर 2, एरर नंबर 2 जो कब हुई है? पिछले साल में हुई है। तो भैया ये तो पिछले साल हुई थी, तो मुझे पिछले साल के खाते को ठीक करना पड़ेगा। पिछले साल के अकाउंट्स को ठीक करूंगा तो मुझे पिछले साल के अकाउंट्स को रीस्टेट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि मैं उस एरर को ठीक कर सकूं। तो आप क्या करो? करेक्ट करो पिछले साल को, रीस्टेट कर दो पिछले साल को। तो अब जब आप फाइनेंशियल प्रेजेंट करोगे, एक करंट ईयर का प्रेजेंट करोगे, एक पिछले साल का रीस्टेटेड फाइनेंशियल प्रेजेंट करोगे, ठीक है जी। आर मतलब रीस्टेटेड, सेम जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी में पढ़ा था सेम ही है। एरर नंबर 3 जो आपकी अर्लियर ईयर्स में हुई है, मतलब एक ऐसी गलती जो पिछले साल से भी पहले हुई है। तो स्टैंडर्ड कहता है अगर कोई ऐसी गलती है जो पिछले साल से पहले हुई है तो आपको उसे ठीक करना पड़ेगा। उसको कब ठीक करोगे? पिछले साल की शुरुआत में। हमने पढ़ा था इंड AS 1 कहता है कभी भी ऐसा है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कर रहे हो और उसका इम्पैक्ट पिछले साल से भी पहले का है, तो आपको पिछले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है और पिछले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग में उसे एडजस्ट करना होता है। पढ़ा था ये चीज, सेम चीज। अगर कोई गलती हुई है जो अर्लियर ईयर्स में हुई है, स्टैंडर्ड कहता है भैया पिछले साल के ओपनिंग में एडजस्ट करो रिटेन्ड अर्निंग में। तो पिछले साल के ओपनिंग के फाइनेंशियल बनाना, पिछले साल में एडजस्ट करो, और अगर उसका इम्पैक्ट करंट ईयर में है तो उसमें भी एडजस्ट कर देना। तो करेक्ट करो पिछले साल के ओपनिंग में, पिछले साल में करेक्ट करो। क्या क्या फाइनेंशियल प्रेजेंट करोगे? करंट ईयर प्रेजेंट करोगे, पिछले साल का रीस्टेटेड प्रेजेंट करोगे, पिछले साल के ओपनिंग नंबर का रीस्टेटेड आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब पिछले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट भी आपको रीस्टेट करनी पड़ेगी और प्रेजेंट करनी पड़ेगी एज पर इंड AS 1।
इतनी बात क्या है? चलो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझा देता हूँ, इसे दिखा देता हूँ, देखिए फटाफट ध्यान से देखिएगा। इसी एग्जांपल से आपको बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट करनी है, रिटेन अर्निंग या फिर यू कैन से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब चीज़ें एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए आपका करंट ईयर है 20x4, आपका प्रीवियस ईयर और आई कैन से प्रायर कंपैरेटिव ईयर कौन सा हो जाएगा 20x3, ये आपका 20x2 ईयर है और ये उससे पहले के साल है। ठीक है, आपने ना रॉन्ग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो किसी एसेट पे, कब से 20x1 से 20x1 से आज तक आप एक एसेट पे रॉन्ग तरीके से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, चाहे रेट गलत ले रहे हो, लाइफ गलत ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ इस तरीके से है, दिस इज द शॉर्ट, मतलब कितना आप शॉर्ट डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। 20x4 का आपने 10 लाख रुपए शॉर्ट डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 20x3 का आपने 15 लाख रुपए शॉर्ट डेप्रिसिएशन चार्ज किया। YTD 20x2 मतलब अप टू द एंड ऑफ 20x2 और यू कैन से अप टू द बिगिनिंग ऑफ 20x3 आपने कितना रॉन्ग डेप्रिसिएशन चार्ज किया है जी 20 लाख रुपए। तो यहाँ तक का जो इम्पैक्ट है, यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज 20 लाख रुपीज। पिछले साल का इम्पैक्ट है जी 15 लाख रुपए और करंट ईयर का इम्पैक्ट है जी 10 लाख रुपए। ठीक है, इस गलती के मिलने से पहले जो नंबर्स थे वो कुछ ऐसे थे, आपने इतना इतना प्रॉफिट कमाया था और ये आपकी रिटेन अर्निंग थी। रिटेन अर्निंग कैसे निकली, मतलब मान लो आपका 1 करोड़ 20 लाख का बैलेंस था, कब का बैलेंस था YTD 20x2 मतलब 20x3 का स्टार्टिंग का। 20x3 में आपने 80 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो 1 करोड़ 20 लाख साल की शुरुआत में था 20x3 के साल में आपने 80 लाख कमाया, 20x3 के एंड में कितना हो जाएगा जी 2 करोड़ हो जाएगा। बेसिकली ओपनिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट, उससे आ जाएगा क्लोजिंग प्रॉफिट। तो ये इस तरीके से मूवमेंट दे रखी है। इतनी बात क्या, अब छोटी सी बात सोचो, मैंने आपको बोला गलती यहाँ हुई है, आपको इस गलती को ठीक करना है, तो एक तो आपको ठीक करने के लिए यहाँ पे इम्पैक्ट देना पड़ेगा विच इज ओपनिंग ऑफ 20x3, एक आपको 20x3 में इम्पैक्ट देना पड़ेगा, इसको रीस्टेट करना पड़ेगा, इसको रीस्टेट करना पड़ेगा, और एक आपको 20x4 क्योंकि वो करंट ईयर को इम्पैक्ट कर रहा है तो आपको करंट ईयर को भी देना पड़ेगा। देखो जरूरी नहीं होता कि करंट ईयर को इम्पैक्ट करे या पिछले से पिछले साल को भी इम्पैक्ट करे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने पिछले साल फाइनेंस कॉस्ट का खर्चा अदर एक्सपेंस पे दिखा दिया, सिर्फ पिछले साल ये गलती करी है, तो सिर्फ पिछले साल के फिगर्स को आपको रीस्टेट करना है, ऊपर नीचे करना है, उससे पुराने सालों में आपको कुछ भी नहीं करना। मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना करंट ईयर में कोई इम्पैक्ट आएगा। तो आपको ना गलती देखनी पड़ेगी किस तरीके की है। क्या कहा मैंने, मान लीजिए आपने 20x3 में फाइनेंस कॉस्ट को गलती से अदर एक्सपेंस में दिखा दिया, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, जो फाइनेंस कॉस्ट को अदर एक्सपेंस में दिखाया था अदर एक्सपेंस कम करोगे, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा दोगे। तो इससे क्या होगा, जब मैं करंट ईयर के अकाउंट्स बनाऊंगा तो 20x4 बनाऊंगा, 20x3 के मैं रीस्टेटेड बनाऊंगा, बट उसके पहले के कुछ भी नहीं बनाऊंगा क्योंकि उससे पहले कोई भी इम्पैक्ट नहीं था। ठीक है, चलो ये चीज़ तो वैसे बता दी आपको। यहाँ पर वापस आते हैं। अब देखो मुझे यहाँ क्या करना होगा, मुझे 20x4 को एडजस्ट करना है, 20x3 को एडजस्ट करना है और ओपनिंग 20x3 को एडजस्ट करना है, यही करना है। मैंने बैलेंस शीट बनाई, 20x4, 20x3 और 11x3 ये दोनों क्या होंगे, रिस्टेटेड होंगे। इसमें कितना कितना रिटेन अर्निंग का बैलेंस आएगा वो बात कर लेते हैं। सिंस पूरी बैलेंस शीट नहीं है इसलिए पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहा, सिंपल एक एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ आपके लिए। देखो रिटेन अर्निंग का शेड्यूल, ओपनिंग ऑफ 20x3 कितना था, 1 करोड़ 20 लाख था। ठीक है, इस गलती को ठीक करूंगा, मैंने डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया है, कम चार्ज किया है तो मुझे डेप्रिसिएशन और चार्ज करना पड़ेगा, उससे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने कम कर दिया ओपनिंग के नंबर को 20 लाख से, तो ओपनिंग का रिवाइज नंबर आ गया जी 1 करोड़। ठीक है, इतनी बात क्लियर। जब मैं 20x3 के प्रॉफिट की बात करूंगा, 20x3 में मैंने 80 लाख कमाया बट उसमें मैंने 15 लाख का कम डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो जैसे ही मैं चार्ज करूंगा 80 लाख में से 15 लाख और चार्ज करना पड़ेगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। 80 लाख में से 15 लाख जाएगा, कितना बचेगा, 65 लाख। तो 20x3 का प्रॉफिट ये आ गया। तो एज ऑन 31/12 20x3 मेरा प्रॉफिट कितना आ गया जी, रिटेन अर्निंग आ गई 1 करोड़ 65 लाख। अब x4 की बात करो, मैंने कितना प्रॉफिट कमाया जी 1 करोड़, 1 करोड़ में से 10 लाख मैंने कम चार्ज किया, और चार्ज कर दो प्रॉफिट 10 लाख से कम हो जाएगा। मैंने 10 लाख से कम कर दिया तो 90 लाख का प्रॉफिट रह गया, रिवाइज बैलेंस आ गया 2 करोड़ 55 लाख। तो x4 का रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ गया 2 करोड़ 55 लाख, x3 का रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ गया 1 करोड़ 65 लाख और x11 x3 का बैलेंस आ गया जी 1 करोड़ रुपए। इतनी बात क्लियर। और जब आप P&L की बात करोगे तो 20x4 20x3 इतना इतना प्रॉफिट था, इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, इतना इतना बैलेंस आ गया। याद रखना जब मैं रीस्टेटेड
नंबर बनाता हूँ तो मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ तीसरी, P&L में अभी भी 2 ही दिखाऊंगा। क्या कह रहा हूँ मैं, जब मैं रीस्टेटेड फिगर्स बनाता हूँ तो मैं बैलेंस शीट 3 दिखाता हूँ, बट मेरे P&L अभी भी 2 ही आएंगे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस गड़बड़ को ठीक करूंगा। अब एरर को हमें उतना एडजस्ट करना है जितना प्रैक्टिकेबल है, और अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो हम एडजस्ट नहीं करेंगे। जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी थी सेम ही है यहाँ पे, फटाफट क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए अभी जो हम केस डिस्कस कर रहे थे, ये जो डेप्रिसिएशन का केस था, ये जो गड़बड़ है ये आपका तीनों को अफेक्ट कर रही है, प्रीवियस ईयर ओपनिंग को भी, प्रीवियस ईयर को भी और करंट ईयर को भी। करेक्ट, इतनी बार डन है। यहाँ तो मैं एडजस्ट कर सकता था, मैंने कर दिया। मैंने कहा मैं प्रीवियस ईयर को एडजस्ट कर सकता हूँ, अर्लियर ईयर को एडजस्ट कर सकता हूँ, तो मैं एडजस्ट कर दूंगा। हाँ जी बिल्कुल कर दूंगा, मैं प्रीवियस ईयर को एडजस्ट कर दूंगा, प्रीवियस ईयर के ओपनिंग एफएस को भी एडजस्ट कर दूंगा। तो जब मैं प्रेजेंट करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करंट ईयर प्रेजेंट करूंगा, प्रीवियस ईयर का रीस्टेटेड प्रेजेंट करूंगा, और ओपनिंग एफएस ऑफ प्रीवियस ईयर को प्रेजेंट करूंगा रीस्टेटेड नंबर्स। इतनी बात क्या, मैंने कहा मैं अर्लियर ईयर को एडजस्ट नहीं कर सकता, मैं उसका इम्पैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता, बस से मैं पिछले साल को एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं पिछले साल के ओपनिंग की बैलेंस शीट एडजस्ट नहीं कर सकता, दिस इज इम्प्रैक्टिकेबल। तो स्टैंडर्ड कहता है ठीक है इम्प्रैक्टिकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। अगर आप ओपनिंग को एडजस्ट नहीं कर सकते हो तो आप सिर्फ प्रेजेंट ईयर रहा, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर को एडजस्ट कर दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने, आप अगर प्रीवियस ईयर के ओपनिंग को एडजस्ट नहीं कर सकते, मरने दो, इम्प्रैक्टिकेबल है ना, प्रीवियस ईयर को तो कर सकते हो, कर दो एडजस्ट। तो आप जब फाइनेंशियल प्रेजेंट करोगे, करंट ईयर प्रेजेंट करोगे और प्रीवियस ईयर रीस्टेटेड प्रेजेंट करोगे। आपने कहा भैया मैं पिछला साल भी एडजस्ट नहीं कर सकता, अर्लियर ईयर्स भी एडजस्ट नहीं कर सकता, स्टैंडर्ड कहता है कोई दिक्कत नहीं है, करंट ईयर का जितना इम्पैक्ट था उसको ठीक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप पिछले सालों को एडजस्ट मत करो। तो जब आप फाइनेंशियल बनाओगे आप करंट ईयर बना लेना और प्रीवियस ईयर बना के काम खत्म करना, प्रीवियस ईयर रीस्टेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात क्लियर। तो जी इसके साथ अपना मोटा मोटा देखो प्रायर पीरियड एरर्स को कैसे अकाउंट फॉर करना है, किस तरीके से उसकी एडजस्टमेंट होगी, वो सारा कंक्लूड हो गया। अब एक काम करते हैं, क्विकली हम टेक्स्ट को एक बार रीड कर लेते हैं और एक बार डिस्क्लोजर देख लेते हैं क्या है, उसके बाद एक आधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है जी, चलो चलिए एक बार क्विकली क्या करते हैं, जो टेक्स्ट है उसको रीड कर लेते हैं और क्या क्या डिस्क्लोजर चाहिए फटाफट एक बार रीड करते हुए चलेंगे। वैसे तो देखो मेजॉरिटी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ एक आधा पॉइंट अगर बचा होगा तो यहाँ पे रीड करके कंक्लूड कर देंगे। देखो प्रायर पीरियड क्या होते हैं, जो ओमिशन हुई है या मिसस्टेटमेंट हुई है, वन और मोर प्रायर पीरियड, पिछले सालों में अगर कोई गड़बड़ हुई है तो वो। अगर आप करंट ईयर की गड़बड़ की बात करें तो उसमें क्या करो, दे शुड बी करेक्टेड इन द एफएस इन द करंट ईयर इटसेल्फ। करंट ईयर की गड़बड़ करंट ईयर में ही ठीक कर दो बिफोर साइनिंग। एरर आपकी रिकॉग्निशन में हो सकती है, मेजरमेंट में हो सकती है, प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर में हो सकती है, ये चीज बड़ी स्पेसिफिक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंप्लाई विद इंड एस, अगर आपके फाइनेंशियल में देखो गड़बड़ है, एरर है, मटेरियल एरर है या इमटेरियल एरर है जो आपने जानबूझ के करी है टू अचीव अ पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, तो स्टैंडर्ड कहता है मैं मानूंगा कि आपने अकाउंट्स इंड एस के अकॉर्डिंग नहीं बनाए हैं, तो आप नोट्स में नहीं लिख सकते दैट यू हैव प्रिपेयर्ड अकाउंट्स एज पर इंड एस। तो इसीलिए कहा गया, क्या पढ़ लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंप्लाई विद इंड एस इफ दे कंटेन मटेरियल एरर, और उनमें इमटेरियल एरर है विच हैव बीन डन इंटेंशनली टू अचीव अ पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। एरर इंक्लूड्स फ्रॉड ऑल्सो, तो अगर किसी एफएस में फ्रॉड मिला है तो हम बोलेंगे वो एफएस आर नॉट कंप्लायंट विद इंड एस। एरर किस तरीके की हो सकती है, मैथमेटिकल मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक इन अप्लाइंग प्रिंसिपल हो सकती है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स हो सकता है, ओमिशन ऑफ रिकॉर्ड्स, एरर बाय फ्रॉड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एग्जांपल भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ट्रीटमेंट क्या करोगे, चेक करो क्या मटेरियल एरर है या इमटेरियल एरर है। मटेरियल एरर है तो आपको ठीक करनी पड़ेगी, इमटेरियल एरर है तो आप इग्नोर कर दो। आप इसे कैसे ठीक करेंगे, ब्रॉडली स्पीकिंग तो जैसे आपने अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज को अकाउंट फॉर किया था, यहाँ पे भी आप सिमिलर वे में अकाउंटिंग करेंगे। अगर गलती आपके पिछले साल से रिलेटेड है, सिर्फ पिछले साल से रिलेटेड है, तो आप सिर्फ पिछले साल को रीस्टेट कर दो। अगर आपकी जो गलती है वो पिछले सालों से पहले के ईयर्स की है, इफ इट इज अफेक्टिंग ईयर्स अर्लियर द कंपैरेटिव प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, तो इस केस में आपको पिछले साल को रीस्टेट करना पड़ता है। इसके अलावा आपको पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस को भी रीस्टेट करना पड़ता है, मतलब उसमें एडजस्टमेंट डालनी पड़ती है। रीस्टेटिंग द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट, लायबिलिटीज एंड इक्विटी फॉर द अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड। इसके अलावा रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट आपको उतनी ही करनी है जितनी इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकेबल है। जैसे आपने अकाउंटिंग पॉलिसी का प्रोविजन पढ़ा था सेम ही है। अगर इफ द एरर डू नॉट इम्पैक्ट एनी पीरियड प्रायर देन प्रीवियस ईयर, अगर कोई एरर जो है पिछले साल से पहले के सालों को अफेक्ट नहीं करती, तो आपको सिर्फ पिछले साल को रीस्टेट करना है, पिछले साल के ओपनिंग को प्रेजेंट करने की दोबारा कोई जरूरत नहीं है। और इट ओनली अफेक्ट्स प्रीवियस कंपैरेटिव ईयर, नो नीड टू प्रेजेंट प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट।
ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ एरर्स आर इमटेरियल एट इंडिविजुअल लेवल बट मटेरियल एट एग्रीगेट लेवल, तब भी आप उसे क्या मानोगे, मटेरियल एरर मानोगे। मतलब छोटी छोटी गलतियां थी, खुद में वो गलतियां नहीं थी, इमटेरियल थी, बट जब उन सबको मिला दिया जाता है तो वो एक मटेरियल एरर हो जाती है, तो आपको उसे ठीक करना पड़ेगा। ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। आपको क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है, नेचर ऑफ प्रायर पीरियड एरर, किस तरीके की आपको गलती मिली है, फॉर ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल द अमाउंट ऑफ करेक्शन फॉर ईच फाइनेंशियल इन लाइन आइटम अफेक्टेड फॉर बेसिक एंड डायलूटेड ईपीएस। पढ़ के कुछ याद आया, अकाउंटिंग पॉलिसी सेम ही डिस्क्लोजर है। हमने कहा अगर आपने कभी भी पिछले सालों की गलती ठीक करी है, अगर पॉसिबल है टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल, तो आप अमाउंट बताओ कि कितना आपने अमाउंट ठीक किया, किस पे बताओ, हर लाइन आइटम पे बताओ फाइनेंशियल की कि आपने किस जगह एडजस्टमेंट करी है। आपने फाइनेंस कॉस्ट में एडजस्टमेंट करी है, डेप्रिसिएशन में एडजस्टमेंट करी है, P&L में एडजस्टमेंट करी है, कहाँ एडजस्टमेंट करी है, PPE में एडजस्टमेंट करी है, जिस हेड में करी है आपको वो बताना पड़ेगा। प्लस आपको बताना पड़ेगा कि उस चेंज की वजह से आपके बेसिक और डायलूटेड EPS में क्या चेंज आ गया। इसके अलावा जो भी आपने करेक्शन करी है कब, पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस में, आपको वो भी प्रेजेंट करनी पड़ेगी। अगर रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है तो याद करो अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या कहता था, एक तो रीजन बताओ क्यों नहीं है, दूसरा बताओ आपने कब से उसे ठीक किया है। करेक्ट, सेम चीज यहाँ पे भी है। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ड्यू टू विच इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, डिस्क्राइब हाउ एंड फ्रॉम व्हेन द एरर हैज बीन करेक्टेड। तो ब्रॉडली स्पीकिंग द डिस्क्लोजर आर मोर और लेस इन लाइन विद द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब नाउ मे बी यू आर बेटर एबल टू अप्रिशिएट कि मैंने प्रायर पीरियड एरर आपको एस्टिमेट से पहले क्यों करा है, क्योंकि देखो प्रायर पीरियड एरर का करेक्शन इज मोर और लेस सिमिलर टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो जैसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी था, यहाँ पे भी सेम ही करना है। जो वहां डिस्क्लोजर थे मोटे मोटे यहाँ पे भी सेम ही डिस्क्लोजर है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी।